ओके डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर एक दूसरे के रूबरू हो रहे। आप लोगों का डिमांड था बहुत पहले से कि इस सीरीज को जल्दी रीस्टार्ट किया जाए। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन बीच में दो बड़े इम्पॉर्टेंट प्री एग्जाम्स ऑर्गेनाइज्ड हुए। आपने देखा है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस। तो आप लोगों को मैं थोड़ा स्पेस दे रहा था कि उन बच्चों को जो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। खुशकिस्मती से उनमें से एक एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत बच्चों के कॉल्स आए, बहुत सारे हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हुए हैं। तो पहले उन लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना फ्यूचर मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं फिर एक बार इस सीरीज के साथ लौटा हूं। इस सीरीज का मकसद आप लोग नहीं भूले होंगे। आपको किसी टॉपिक बेसिस पर एजुकेट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आपकी पूरी सोच को बदलना। क्योंकि जब इस तरह के लेक्चर होते हैं तो कई बार बच्चों के डिमांड आते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर। कई बच्चे तो क्वेरीज करते हैं कि सर स्पेसिफिक टॉपिक आप क्यों नहीं लेते। इसलिए नहीं लेता कि स्पेसिफिक टॉपिक चारों तरफ लिया जा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सामने दिख नहीं रहा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन बेस्ड रह जाते हो। हम आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड से ओपिनियन बेस्ड बनाना चाहते हैं। इन कह सकते हो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म में, तो आई हैव टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये सीरीज मेरा जब तक चलेगा तो मेरा अंदाज यही होगा, आई विल बी जस्ट गो इन द सेम डायरेक्शन। फिर जब ये मेरा सीरीज मैं आपको समाप्त करने की घोषणा करूंगा, फिर कोई एक नया सीरीज शुरू करूंगा। उस सीरीज में हो सकता है मैं एक पॉपुलर हिस्ट्री सीरीज भी शुरू करूं, हो सकता है मैं स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक करेंट और हिस्ट्री के कुछ ऐसे आयाम को टच करूं। उसकी अभी पूरी तस्वीर मेरे सामने स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आता रहूंगा और जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा, जो आपकी पूरी सोच को बदल दे, जो वो वैसे ही मैं टॉपिक को लेकर आता रहूंगा। प्रीलिम्स में भी आपने देखा 22 क्वेश्चंस आपके आए थे हिस्ट्री से। हिस्ट्री कल्चर पूरे हम काउंट करते हैं मेरे कैलकुलेशन के अनुसार, और वहां पर भी आपने महसूस किया होगा कि एक व्यापक समझ की जरूरत होती है। तो ध्यान रखना मेरी इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रॉम ब्रॉड टू क्लोज एंड देन क्लोज टू ब्रॉड। मतलब जो बच्चे तैयारी आरंभ करते हैं उनके लिए भी लेक्चर आवश्यक है, क्योंकि उनकी यात्रा किसी टॉपिक विशेष पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण डेवलप करना है, एक कह सकते हैं कि जिसमें कि जितने डिसिप्लिन्स है, जितने विषय की दीवारों को तोड़कर आपस में उनमें तालमेल बैठाना है। और अब विश्वास रखें कि इस प्रकार के अंतर अनुशासनात्मक स्टडी के लिए आप ही ज्यादा उपयुक्त हैं, क्यों आपको सारे विषय पढ़ने हैं, जीएस के लगभग 12 से 13 खंड। एंड इफ यू आर जस्ट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, द ट्रेवल वुड बी वेरी स्मूथ एंड एंजॉयबल फॉर यू। सो इट्स माई सजेशन कि जस्ट एडॉप्ट दिस मेथड फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स। तो आते हैं अब टॉपिक के ऊपर। वंस अगेन मैं आपके सामने फिर थोड़ा सा टाइम के कॉन्स्टेंट की बात करूंगा कि दो अलग अलग लेक्चर तैयार करना अभी फिलहाल मुझे 1-1.5 महीने के लिए पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली क्योंकि मेरा जुड़ाव अभी उन बच्चों के साथ है जो 2020 के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए मैं 1.5 मंथ के लिए बाइलिंगुअल रहूंगा, फिर मैं लेक्चर को सेपरेट कर दूंगा। सो मैं स्टूडेंट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक बड़ा चिर प्रतीक्षित टॉपिक है, वेल अवेटेड, क्योंकि बच्चों का डिमांड आता रहा कि सर एनआरसी एंड सीए वाले टॉपिक पर कुछ बात हो जाती तो बेहतर रहता। तो मैंने इसको प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में रखा। इट शुड बी द पार्ट ऑफ द सीरीज, क्योंकि व्हेनेवर यू आर ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द पास्ट, द ब्लड पिक्चर वुड बी क्लियर टू यू। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद एनआरसी और सीए के बारे में जितने भी कंफ्यूजन है आपको, वो सब डिस्पेल हो जाएंगे। तो आते हैं कहां से शुरू करें, टॉपिक को ही लेते हैं, भारत के विभाजन की विरासत।
इतिहास की विरासत से मुक्त होना नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी फ्री फ्रॉम द लेगेसी ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत के विभाजन की बात होती है तो हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स अधिकतर हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं। हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन से मतलब है कि विभाजन का कारण क्या था, किन कारणों से विभाजन हुआ, हु वेर अकाउंटेबल बिहाइंड दैट। जिन्ना, नेहरू, पटेल जैसे कांग्रेस लीडर्स, या फिर हिंदूवादी और बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कैटलिस्ट का काम किया इसके पीछे। लेकिन माय स्टूडेंट्स, आज से नहीं, जब 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई तो फिर पार्टीशन की स्टडी का पूरा अप्रोच चेंज कर गया। उसे हम कहते हैं सबाल्टर्न अप्रोच या कल्चरल स्टडीज। सबाल्टर्न अप्रोच का भी एक स्टेप फर्दर है कल्चरल स्टडीज, जिसमें ज्ञानेंद्र पांडे जैसे स्कॉलर, उर्वशी बुटालिया, रितु मेनन, अब तो बहुत सारे आंचल मल्होत्रा, बहुत सारे सीरीज में लिटरेचर वाले भी आ गए हैं। इनका कहना क्या है आप सुने, तब आपको एनआरसी और सीए से डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लियर होगा। इनका कहना है कि भाई पार्टीशन के क्या कारण थे उनको छोड़िए, ये तो एलिट्स का डिसीजन था। कुछ ऐसे एलिट्स थे जो लंदन और न्यूयॉर्क में बैठकर डिसीजन ले रहे थे, कुछ ऐसे एलिट्स थे जो दिल्ली और लाहौर में बैठकर डिसीजन ले रहे थे। लेकिन कॉमन पीपल को क्या मिला, स्वतंत्रता या विभाजन, या फिर विभाजन ही स्वतंत्रता थी या स्वतंत्रता ही विभाजन था। तो मतलब ये पूरा इसका मीनिंग उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो एलिट क्लास के लोग हैं वो तो बस में बैठ के, लॉरी में बैठ के, प्राइवेट गाड़ी में बैठ के इधर से उधर जनसंख्या का ट्रांसफर हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु वेर जस्ट, you can say, stranded in Peshawar Express and who were slaughtered just like you can say vegetables and animals? उनका क्या कि जब ट्रेन भरे भरे जब लाशें आई तो उनका यह कहना है कि अब जरूरत है कि हम पार्टीशन के इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पर, हमारी पॉलिटी पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या पड़ा, उसके पर्सपेक्टिव में देखिए। और मैं स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू, आपके घर में एक टेक्स्ट रखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 12th मॉडर्न हिस्ट्री, आप उसमें एक चैप्टर पढ़िए पार्टीशन ऑफ इंडिया। वहां आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इसी पहलू को वहां टच किया गया है। उसको एक कल्चरल स्टडीज सेक्शन बनाया गया है और उसमें यह बताया गया कि पार्टीशन का इंपैक्ट कैसे हुआ। पार्टीशन के इंपैक्ट समझना है तो लिटरेचर के माध्यम से समझिए। कॉमन पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कॉमन पीपल की सोच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और कॉमन पीपल की सोच ने भारत के पॉलिटिक्स को, हाउ डिड इट चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन सब का उन सब के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो जब आप देखेंगे तो आपको एनआरसी एंड सीए का भी जवाब मिल जाएगा। तो हम इस आलोक में आपसे यह अपेक्षा करेंगे आप लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी में पार्टीशन वाले चैप्टर को पढ़ें। वहां पर सादा शासन मंटो के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां उनके टोबा टेक सिंह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आप तमस टीवी सीरियल के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आप गरम हवा मूवी का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जहां पर दिखाया गया है कि पार्टीशन का कॉमन पीपल के साइक पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहला मुद्दा आपके लिए उठाते हैं, दिस इशू, कि मैं अब देखिए, सबसे पहला है कि ब्रिटिश एम्पायर टूटा। ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था कि जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता था, नो सनसेट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन मैं अगली बात बताऊंगा कि साम्राज्य के विघटन, मैंने यहां पर पॉइंट नंबर 2 में दिया है, ये पीपीटी में आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप देखेंगे। साम्राज्य के विघटन और राष्ट्रीय राज्य के उद्भव की प्रक्रिया शरणार्थियों को जन्म देने वाली प्रक्रिया सिद्ध हुई। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर एंड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट प्रूव्ड रिफ्यूजी जेनेटिंग प्रोसेस। अब जब ब्रिटिश ने एक विशाल एम्पायर बनाया था, वह एम्पायर लैटिन अमेरिका में फैला हुआ था, वह एम्पायर अफ्रीकन कोस्ट पर था और अफ्रीका के मेनलैंड में था, वह एम्पायर आप कह सकते हैं अफ्रीकन आइलैंड पर था, वह साउथ ईस्ट एशिया में था, वह एम्पायर आप कहेंगे एशिया में था, साउथ एशिया में था। तो उसने
सब्जेक्टहुड, अपने एक सब्जेक्टहुड में ब्रिटिश ने एक प्रिंसिपल लाया था, उसको कहते हैं जसोली। जसोली का मतलब है कि हमारे साम्राज्य में जो पैदा हुआ है उसको इधर से उधर जाने का अधिकार है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि इंडेंचर्ड एक होता है, इंडेंचर्ड लेबर क्या है। एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, मुझे जहां तक याद है 2018 में इंडेंचर्ड लेबर के बारे में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री सेगमेंट में जीएस फर्स्ट में पूछा गया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि दो प्रकार के लेबर होते हैं। एक तो हुआ जो नॉर्मल लेबर है, जो एक देश से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट कर रहे हैं। दूसरा था स्लेव्स था, जो 1833 से पहले जितने भी यूरोपीय शक्तियां हैं उसने अफ्रीकन स्लेव्स और अमेरिकन स्लेव्स को डील किया था। लेकिन जब 1833 तक आकर जब धीरे धीरे मानववादी विचारों का, मानवतावादी विचारों का, ह्यूमनिस्टिक आइडियाज का, जब फ्रीडम का कॉन्सेप्ट का एक्सपेंशन हुआ, जब ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगा, तो फिर वो स्लेवरी सिस्टम नहीं चली। उन्होंने एक दूसरा सिस्टम लागू किया था जिस सिस्टम को कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। वो इंडेंचर्ड लेबर में क्या होता था कि अपने जो निर्धन कॉलोनियल पीपल होते थे, द पुअर colonial people, so they were tempted to sign some documents and they were transferred to other countries on the lease for 5 to 10 years. अब इंडेंचर्ड लेबर के साथ एक करार पत्र होगा, वो करार पत्र एक साइन करेंगे और फिर 5 से 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए दूसरे देश में काम करने भेज दिया जाएगा। एक बहुत बड़े जनसंख्या का ट्रांसफर तो उन्होंने ही कर दिया। जैसे आप देखें, तमिलनाडु से एक अच्छी खासी तमिल जनसंख्या श्रीलंका में प्लांट किया गया, जो इंडिया और श्रीलंका में विवाद का कारण है। फिर हमारा जो साउथ एशिया था वो ऐसा नहीं था, उसमें पाकिस्तान का क्षेत्र था, वर्तमान भारत का क्षेत्र था और वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र था। इट वॉज एन ऑर्गेनिक होल। वैसे दुनिया में जब भी साम्राज्य का विघटन हुआ, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर हो या मोहम्मद बिन तुगलक का या औरंगजेब का एम्पायर, तो थोड़ा सा उससे रिफ्यूजी जनरेट होता है। क्या होता है कि जो पहले के जो एलिट लोग होते हैं, वो एलिट लोग उन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं जो सुविधा पहले का साम्राज्य या राजवंश उन्हें दे रहा होता है, तो वो इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या का ट्रांसफर होता है। जैसे आप देखेंगे जब तुगलक आए तो जो पहले के जो इलवरी और जो खिलजी नोबुस थे उनको रिप्लेस करके फिर तुगलक नोबुस रिप्लेस किया। वही आगे मुगल्स में हुआ, वही आगे मुगल्स के बाद हुआ। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि इनफैक्ट एम्पायर का जो ब्रेकअप होता है वो नॉर्मली उसी प्रकार से रिफ्यूज को थोड़ा बहुत जनरेट करते हैं, परंतु पहले वो बहुत कम होता था, बहुत छोटा। ब्रिटिश एम्पायर टूटा तो सब्जेक्ट सिटीजन में बदले, लेकिन सिटीजन में बदले सब्जेक्ट तो उसमें अलग अलग राष्ट्र बना। साउथ एशिया में ही देखिए कितने राष्ट्र बने, श्रीलंका राष्ट्र बन गया, बर्मा राष्ट्र बना, ये 48 में उसको आजादी मिली। लेकिन सबसे पहले राष्ट्र बनने वाला तो भारत था, परंतु दुर्भाग्यवश भारत 2 नेशन बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश भी दैट वाज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान। तो देखो अब कितना ब्लड पिक्चर है। ब्लड पिक्चर जिसको आप एनआरसी और सीए कहते हो, उसकी पूरी कहानी तुम्हारी आंखों के सामने होगी। तो यहां पर मैं पहले बताता हूं कि दक्षिण एशिया के लोगों के लिए प्रजा की स्थिति से नागरिक की स्थिति में पहुंचना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ। फॉर द पीपल ऑफ साउथ एशिया द ट्रेवल फ्रॉम सब्जेक्टहुड टू सिटीजनहुड प्रूव वेरी कॉस्टली एंड वेरी चैलेंजिंग। पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन पर पाबंदी नहीं, पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के मध्य पासपोर्ट को लागू किया जाना। मतलब यू विल कम टू नो दैट कि अर्लियर you will not find any difficulty or any restrictions in movement from one region to other region of British Empire. But it is for the first time in 1920 they could introduce the passport system. अब 1920 के बाद अपने साम्राज्य के इधर उधर जाने में भी कठिनाई महसूस करने लगे लोग। अब जब आगे देखेंगे आप कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर सीमांकन किया। तो यहां पर आपको सूचना मिलती है कि आरंभ में ऐसा माना जाता था कि विभाजन के बाद भी एक दूसरे के लिए अपनी सीमा को अवरुद्ध नहीं करेंगे, परंतु दंगों ने स्थिति में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। अब मैं स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली और साथ ही विभाजन हुआ, दोनों उपहार एक साथ मिले, सो इट वॉज गोइंग टू क्रिएट अ बिगर चैलेंज। अब हुआ ऐसा कि पहले जो ब्रिटिश सब्जेक्टहुड था वो सिटीजनहुड में तब्दील कर गया, और पहले जहां एक राष्ट्र था वहां बन गए 2 राष्ट्र। और जब ये 2 राष्ट्र बने तो अब वहां पर चैलेंज यह है कि ये जो नए सिटीजन है उस नए सिटीजन का स्टेटस क्या होगा। कारण क्या था कि साथ में पार्टीशन भी हुआ,
और जिस समय पार्टीशन हो रहा था, तो मैं एक बात बताऊं, जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने इसको अनफर्ल किया या पूरी कहानी को खोला है, सबाल्टर्न हिस्टोरियंस, मैं बार बार टर्म को यूज कर रहा हूं, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो होता क्या है कि देखने का नजरिया अपना अलग अलग होता है हिस्टोरियंस का। तो जो पहली कोटि में जो हिस्टोरियंस आते हैं उनको साम्राज्यवादी इतिहास लेखक या इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो हिस्टोरियंस उसके बाद आए उनको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या नेशनलिस्ट स्कॉलर्स बोलते हैं। उसके आगे आएंगे उनको मार्क्सवादी इतिहास लेखक अथवा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं। और जो सबसे बाद में 1980 से आरंभ हुए उनको सबाल्टर्न बोलते हैं। सबाल्टर्न का मतलब होता है, हिंदी में उसको उपाश्रयवादी बोलते हैं। परंतु हिंदी शब्द वहां पर इतनी परेशानी आपको पैदा करेगा कि आई विल सजेस्ट यू टू बेटर टू यूज द इंग्लिश टर्म। देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको लिखिए, दैट इज सबाल्टर्न। अब सबाल्टर्न को उपाश्रयवादी से उनका आशय यह है, उनका यह कहना है कि जब भी आप पार्टीशन की बात करिए तो आप एलिट पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। मैंने पार्टीशन की बात में बता रहा हूं, आप हमेशा देखिए जो कॉमन पीपल है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। उनका कहना है कि इतिहास है या जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रेवोल्यूशन व्हाट एवर यू मे कैरेक्टराइज, सो दैट इज गाइडेड बाय द प्रेशर फ्रॉम बिलो। मतलब नेता जो हैं वो नीचे से पड़ने वाले दबाव के अनुसार काम करते हैं। तो नीचे से जो दबाव उठ रहा है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पार्टीशन पर इन सबाल्टर्न हिस्टोरियंस का कहना है, जो आपको नई एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, कि जो पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में आप एलिट क्लास, जो कुलीन वर्ग हैं, जो संपन्न वर्ग हैं, उन पर आप ज्यादा ध्यान न देकर उन निर्धनों पर आप ध्यान दीजिए कि जो फ्रॉम हैंड टू माउथ हो गए, जो रिफ्यूजीज में कन्वर्ट हो गए, जो अपने परिवार के मेंबर्स को खो दिया, जो वहां पर ट्रॉमा, राइट्स, एब्डक्शन, इसके कारण उनकी पूरी सोच और पूरी जेनरेशन प्रभावित हुई, तो आप उनका अध्ययन करिए। तो ये कहलाए सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। और चूंकि लोगों के सोच के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया तो इसी का दूसरा नाम पड़ा कल्चर स्टडीज भी। अब ये कल्चरल स्टडीज के रूप में भी जाना जाता है। ये स्टडीज कहता है कि अगर आपको इतिहास की व्याख्या करनी हो तो आप सेंटर से नहीं, सेंटर कहते हैं एलिट को, बेटर टू ऑब्जर्व द मार्जिन। तो अब हुआ ऐसा कि जब स्टडीज शुरू हुआ तो स्टडीज के क्रम में अब जब एक तो लंदन और न्यूयॉर्क में बैठे हुए लोगों ने निर्णय लिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये आप अगर जाएंगे तो जस्ट लाइक ए कवर ऑफ ओनियंस, यू विल जस्ट टेक वन कवर, द सेकेंड कवर इज स्टिल अवेटिंग टू बी रिकवर्ड। सो मेरा यहां पॉइंट यह है कि जब आप प्याज के छिलके की तरह एक अर्थ जब निकालेंगे दूसरा अर्थ निकल जाएगा इसका। अब ये पार्टीशन के लिए एक एलिट अकाउंटेबल है जो लंदन और न्यूयॉर्क में बैठकर डिसीजन ले रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, उनको शीत युद्ध की चिंता है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप कोल्ड वॉर जानोगे। कोल्ड वॉर का मतलब है कि रशियन कम्युनिस्ट पावर एंड इधर अमेरिकन, हेडेड बाय अमेरिका, फर्स्ट ब्रिटेन एंड अमेरिका कैपिटलिस्ट पावर, इन दोनों के बीच डिवीजन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य। और दोनों चाहते थे कि दुनिया में कैपिटलिज्म का वर्चस्व रहे, तो दूसरा चाहता था कम्युनिज्म का वर्चस्व रहे। तो इन दोनों के बीच जो विचारों की टकराहट हुई उसे आप कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। कोल्ड वॉर इसलिए बोलते हैं कि उसमें वेपन्स का डायरेक्ट यूज नहीं हुआ, बल्कि इट वाज सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक वॉर। तो इसीलिए उसको कहा गया कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध। तो शीत युद्ध शुरू हो गया। तो शीत युद्ध में क्या था कि भारत तो एक मोहरा था। मोहरा का मतलब पॉन। इंडिया वाज जस्ट अ पॉन ऑन द बिग चेस बोर्ड। इंडिया को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना था कि भविष्य में जो शीत युद्ध होगा उसमें इंडिया की क्या भूमिका होगी। तो चूंकि शीत युद्ध के जो ऑर्गेनाइजर्स थे या जो कैपिटलिस्ट पावर्स थे उनको लग गया था कि इंडियन लीडरशिप अब नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहा है, वो तो किसी गुट में जाएगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हमें एक पाकिस्तान या कोई ऐसा हमें लैंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चाहिए, क्योंकि इंडिया वॉज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अफगानिस्तान और अफगानिस्तान बाय यूएस, अफगानिस्तान विथ यूएसएसआर। और अगर पीछे का हिस्ट्री आप देखेंगे तो हमेशा सोवियत रशिया का दबाव सोवियत रशिया नहीं, रूसी साम्राज्य का दबाव अफगानिस्तान पर पड़ता रहा। तो ब्रिटिश और अमेरिकन कैलकुलेशन यह था कि आज न कल सोवियत रशिया अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करेगा। अब अगर ईरान इनका फ्रेंडली कंट्री रहता तो ईरान को बेस बनाते, परंतु ईरान का जो रुख दिख रहा था उसे लगता था कि भविष्य में वो कोल्ड वॉर में इनके साथ होगा नहीं। इंडिया का रुख वैसा दिख नहीं रहा था। उन्हें लगा कि अगर कल को सोवियत रशिया अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाता है तो हम किस बेस को बनाकर वॉर करेंगे। तो उनके दिमाग में यह बात थी कि अफगानिस्तान एक हो और अफगानिस्तान की नियरिंग में एक, अगर नियर बाय रीजन में जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया वुड बी सेपरेटेड,
तो दैट कुड वर्क एज अ बेस फॉर मिलिट्री बेस फॉर द एलाइड पावर्स एंड यू कैन से द कैपिटलिस्ट पावर्स। तो उन्होंने पाकिस्तान के क्रिएशन में उन्होंने गेम लंदन और न्यूयॉर्क चेस बोर्ड पर खेल रहे थे। इधर जो दिल्ली के हुक्मरान थे वह स्वतंत्रता के लिए बेचैन हो रहे थे। उनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिश से स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम एक नया राष्ट्र बना लेंगे। उधर जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे जो लाहौर में बैठे हुए थे, उनके लिए विभाजन ही आज़ादी थी। उनको लगता था कि हिंदू हमें ब्रिटिश के जाने के बाद हमें सेकेंड क्लास सिटीजन बना लेंगे, हम रूलिंग क्लास से रहे हैं, हमारी ऑटोनॉमी चली जाएगी, हमारी ऐतिहासिक भूमिका समाप्त हो जाएगी। अगर हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे तो हम ज़्यादा पावरफुली अपने आप को संगठित कर सकेंगे, ज़्यादा एवली हम अपने नेशन का संचालन कर सकेंगे। तो उनके मन में यह खिचड़ी पक रही है। ये सभी लोग उन लोगों से अनजान है जो पार्टीशन का इंपैक्ट आने वाला है, और ये पार्टीशन का इंपैक्ट पूरे साउथ एशिया को स्पॉइल करने वाला है। इस बात का अनुमान ना तो लंदन और न्यूयॉर्क को है, और उनको जरूरत भी सोचने की नहीं है, लेकिन दिल्ली और लाहौर के हुक्मरान भी ये बात नहीं सोच पा रहे। खैर चलिए, जब पार्टीशन हुआ तो आरंभ में ऐसा सोचा गया, जो मैंने एक पॉइंट में मैंने आपको दिया, कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन तथा धर्म के आधार पर सीमांकन आरंभ में ऐसा माना जाता था कि विभाजन के बाद भी एक दूसरे के लिए अपनी सीमा को अवरुद्ध नहीं करेंगे, परंतु दंगों ने स्थिति में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। माने दोनों देश ये सोच रहे थे कि चलो हम अपने बॉर्डर को सॉफ्ट रखेंगे, एक से दूसरे क्षेत्र में लोग आएंगे जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, और ठीक है दो राष्ट्र रहेगा, लेकिन दोनों राष्ट्र के बीच लेकिन दो घटनाएं ऐसी होगी। उसी समय कश्मीर के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव हो गया, जिसका पहले अनुमान नहीं था, और कश्मीर वाले में भी न्यूयॉर्क और लंदन गेम खेल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि आज का जिसको आप पीओके कहते हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भारत को मिले। उसकी वजह यह है कि आप मैप पर देखिए तो पीओके का जो रीजन है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जुड़ा हुआ है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अगर आप नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर बादशाह खान बैठे हुए हैं, और बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान वह हमेशा पार्टीशन के बहुत बड़े विरोधी रहे। तो कांग्रेस से भी इस बात के लिए खफा हो गए कि कांग्रेस ने क्यों इस प्रकार की बात की। माने ही वाज डिस्टर्ब विद द बिहेवियर ऑफ कांग्रेस। ही टुक दैट कि जस्ट लाइक द कांग्रेस लीडर्स आर जस्ट लाइक द शॉपकीपर्स, दे हैव जस्ट सेल आउट माई इंटरेस्ट टू पाकिस्तान। मतलब वो एकदम पाकिस्तान के बनने के मूड में नहीं थे। तो उनका अब ब्रिटिश और अमेरिकन को डर है कि अगर ये दोनों बॉर्डर मिल जाएगा तो भारत सीधा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को उकसाकर आजाद करवा देगा, और तब पाकिस्तान हमारा बेस कमजोर हो जाएगा, जिसे हम कोल्ड वॉर में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहां पर बहुत सारे गेम एक साथ खेले जा रहे हैं। लेकिन अब हमें एक बात नहीं समझ में आती है, जो मैं आपके कोर्ट में ही रखता हूं और ये हिस्ट्री के इस पार्ट को रखता हूं, आप खुद इसका मूल्यांकन करिए। जब एक बार दंगे छिड़ चुके थे, एक बार विभाजन हो चुका था, और इससे पहले जब दोनों के बीच तनाव उपस्थित हो गए थे 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर भी, बल्कि फर्स्ट स्पिरिट ऑफ जो राइट्स थे वो 15 अगस्त से पहले भले ही समाप्त हो गए, परंतु हुए तो थे। और 1 मार्च 1947 यानी मार्च 1947 से नॉर्थ पाकिस्तान से जनसंख्या का पलायन भारत की तरफ कुछ हिंदुओं और सिखों का हो रहा था। इधर दिल्ली से भी घबराकर बहुत सारे मुस्लिम्स हिंदुस्तान के विभिन्न छोरों से, विशेषकर दिल्ली से और पंजाब से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। देन व्हाई डिड दे not realize the fact even after 15th August 1947 the border would not be a soft border, the things would not be smooth। 15 अगस्त 1947 के बाद भी समस्याएं आने वाली होंगी, ये बात उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रही थी। खैर एनीवे, पहलू ने बड़ा आइडियलिस्टिक पिक्चर रखा, लेकिन शरणार्थियों का संकट गहराने लगा। द मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन MEO का गठन किया गया ताकि संकटग्रस्त शरणार्थियों को सुरक्षित लाया जा सके। अब देखो, इसी 15 अगस्त के दिन once again the second spate of refugee crisis started, because the riots started, Hindu Muslim riots, very you can say intensely, first in Lahore and then in Amritsar। अब पंजाब से ये घटना शुरू हुई, लाहौर में सिख गुरुद्वारा पर हमला, और यहाँ अमृतसर में बदले में कुछ मुस्लिम महिलाओं को डिसग्रेस किया जाना, इसने एक ऐसे आग का रूप ले लिया कि पंजाब में दंगे छिड़ गए 15 अगस्त 1947 को। तो फिर सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन का माइग्रेशन वहां से शुरू हुआ। अब ये तो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ राइट है, जो सेकेंड वन स्टेज आप कह सकते हो।
अब जब देखो, अब यहीं से मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये कहानी इसलिए चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा, मैं इसको देखो बहुत टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको विद प्रॉपर इंटरेस्ट इस बात को समझिए। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई डेड लेटर नहीं है। हमें भी याद है कि जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, इसलिए मैं सोच बदलना चाहता हूं। और 2006 के आपके जो एनसीईआरटी बुक्स भी जो आए, जो अभी आपके चल रहे हैं, उसमें जहां तहां केस स्टडी देखकर आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने का प्रयास किया गया। आपकी जिज्ञासा नहीं, क्लास 6-7 के बच्चों की जिज्ञासा। मैं जो 2000 जब मैं आपका पार्टीशन पर या गांधी पर जो एनसीईआरटी की बुक्स का जो टाइटल देखता हूं, तो आई एम सो एक्साइटेड कि एनसीएफ के जो ऑथर हैं उन्होंने कितनी उम्मीदें लगाई थी कि जो स्कूल के लेवल पर बच्चों को कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन वहां पर क्या है कि इस तरीके से उसको डील किया नहीं गया, तो उसमें समस्या आई। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता था, तो वहाँ आर्टिकल्स को देखता था तो बड़ा शुष्क आर्टिकल लगता था कि भाई सिटीजनशिप का क्लॉजेज है, तो क्या है भाई, पार्ट 2 में है। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो पता चला कि अब हमारा जो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो क्लॉज समाप्त हुआ, फिर जब आगे बढ़े तो ठीक आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, चलो भाई सिटीजनशिप का क्लॉज है, आर्टिकल 5 ये बोलता है, 6 ये बोलता है, 7th ये बोलता है, 8th ये बोलता है। तो 1 by 1 हम उसको लेते हुए चले जाते और उसको जबरन हम याद करने की कोशिश करते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डेड माउस, ये डेड एंड नहीं है, ये एवोल्यूशन है इसका। और ये जो आपका सिटीजनशिप का प्रोविजंस जो आया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोविजंस की का बैकग्राउंड क्या रहा है? पार्टीशन ने उसका बैकग्राउंड तैयार किया है। पार्टीशन प्रिपेयर द बैकग्राउंड ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया। सो इंडियन सिटीजनशिप ऑलवेज रिमेन टू बी डिस्प्यूटेड। सो दैट्स व्हाई मैं आपको हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से ला रहा हूं। तब आप देखेंगे कि एनआरसी और सीए जिसकी हमने चर्चा की है, उसका जो डिस्प्यूटेड होना तय था, उसकी तो जड़ वही थी। तो अब देखिए हुआ है ऐसा कि दंगे छिड़ गए। तो इधर बात को समझना, इंडिया से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान पलायन कर गए मार्च में ही, इस डर से और सुरक्षा की भावना से। कुछ जिन्ना ने उन्हें मुसलमानों का स्वर्ग बताया था पाकिस्तान को, हो सकता है कि थोड़ा वो भी गर्व की भावना हो। जब यहां से गए, वहां गए तो दे जस्ट स्टार्टेड टू थिंक इट इज नॉट द पाकिस्तान दे हैड अर्लियर थॉट टू बी। वो पाकिस्तान नहीं था, उनके लिए अनलिवेबल था, वो नहीं जी सकते थे। दूसरी तरफ बहुत सारे जो हिंदू और सिख हैं, वो वहां से एक तेजी से माइग्रेट किया। 5 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली में स्थापित हो गए, दिव्य रिफ्यूजीज। अब जो लोग यहां से पाकिस्तान गए, वहां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, अब हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप की मजबूरी आप समझिए, उनकी मजबूरी क्या थी। अब उन्होंने अपने सिद्धांत से कहां कॉम्प्रोमाइज किया। आज जो आपको सीए दिख रहा है, ये थोड़ा नेकेड फॉर्म है, लेकिन इंप्लाइड फॉर्म में हमने रिलीजन को हमेशा सिटीजनशिप में जगह दे दी थी। इसकी वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड आपको पार्टीशन बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जब यहां से मुस्लिम्स वहां गए, वहां से सिख और हिंदू जाए, तो इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट जब 15 अगस्त 1947 को यह माउंटबेटन प्लान आया, या इससे पहले पाकिस्तान तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर था, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों का स्वर्ग होगा। तो जिन्ना ने तो रिलीजन के प्रोपगंडा करके पाकिस्तान को खड़ा किया और उनके लिए विभाजन ही स्वतंत्रता थी। लेकिन कांग्रेस का जो लीडरशिप था, या उस समय का जो इंडियन लीडरशिप था, उसने अपने स्टैंड को क्लियर रखा। उसने कहा कि देखिए, although we are going to accept the partition because the situation did not allow to continue as a unified country, but it is equally true कि we are not going to accept the principle कि Hindus and Muslims are the two nations. We are quite averse to this principle. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चलिए रहने की स्थिति नहीं है, इसलिए हमने विभाजन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन हम यह नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स नहीं, या बहुत सारे व्यूअर्स शायद इस बात को नहीं जानते होंगे। मतलब मैं कई बार प्रीलिम्स में बच्चों को इस मामले में फंसाता हूं कि क्या जो जनसंख्या का ट्रांसफर है, वाज इट द पार्ट ऑफ माउंटबेटन प्लान? जो जनसंख्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगी और आएगी या भेजा जाएगा, क्या माउंटबेटन प्लान का हिस्सा था? नहीं। तय यह हुआ था माउंटबेटन प्लान के अनुसार कि एक बहुत बड़ी माइनॉरिटीज, जैसे पाकिस्तान में 42% टोटल अगर देखोगे तो हिंदूज थे। आप ईस्टर्न पाकिस्तान में देखो, एक अच्छा खासा पॉपुलेशन था। तो ये जो पाकिस्तान जाएंगे, उस पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज होगी उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट सुरक्षा देगी, और जो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सुरक्षा देगी। यही तय हुआ था।
लेकिन जिसे आप कहते हो दंगे, दैट वाज द यू कैन से अनवांटेड डेवलपमेंट, इट वाज अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ द माउंट यू कैन से द पार्टीशन। पार्टीशन करने वाले ने इसको इस एंगल से नहीं सोचा था। अब क्यों नहीं सोचा था, आई डोंट नो, उनको पहले ही सोचना चाहिए था, क्योंकि घृणा से जिस तरह से घृणा पनप रही थी, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, म्यूचुअल हेटर्ड था, और उसमें जिस तरह से लीडरशिप ड्यूबियस रोल प्ले कर रहे थे, उसमें कभी भी हो सकता था। जो हुआ, अब हुआ तो अब यहाँ पर 5 लाख रिफ्यूजीज आ गए। इन द मीन टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा हुआ था, और हमारे लीडर्स ने चूंकि नहीं माना था हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र, और मुसलमानों से अपील की थी कि आप हिंदुस्तान में महफूज हैं। गांधी घूम घूम कर दिल्ली दंगे के समय, मैंने अपने डेथ से पहले, बाद में तो उनका 30 जनवरी को अटैक दिल्ली में ही हुआ, उस समय वो हर मुस्लिम बस्तियों में जाकर लोगों को मना रहे थे, हिंदुस्तान तुम्हारा देश है, तुम देश छोड़कर मत जाओ। और एक तरह से वो पूरी सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, अकेला नोआखाली की तरह दिल्ली में, कि नहीं, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि यहां पर मुस्लिमों के लिए अनलिवेबल कंडीशन हो। और फिर वो फास्ट अनटू डेथ में चले गए। वहां पर नोआखाली में हिंदुओं को बचाया, यहां पर दिल्ली में मुसलमानों को बचा रहे थे। इस प्रकार से, और बड़ा म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का वातावरण था। तो उधर से जो सिख और हिंदूज आए, अब इधर से जो मुस्लिम्स गए तो उनकी प्रॉपर्टी खाली थी, तो उनकी प्रॉपर्टी खाली थी। लेकिन हमारे नेताओं ने स्वप्न देख रखा था, शायद पाकिस्तान के लीडरशिप भी, क्योंकि अब जिन्ना को स्वयं भी अनुमान नहीं था। जिन्ना ने एक ऐसा भस्मासुर पाल लिया था। देखो, जिन्ना के साथ एक विडंबना थी, जो आडवाणी जी ने यही बात कही थी, हालांकि उनका कहने का थोड़ा अंदाज दूसरा था, जिस कारण से एक बड़ा विवाद बीजेपी में उठ गया था। जैसे, और काफी हिंदुवादी संगठनों ने इस बात की निंदा की थी। जैसे आडवाणी जी ने कह दिया था कि जिन्ना एक सेकुलर लीडर थे। हालांकि मैं यहां पर आडवाणी जी से डिफर इसलिए करता हूं कि वो गलत नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में जिन्ना सेकुलर थे, लेकिन पब्लिक लाइफ में आपकी सोच कैसी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप पब्लिक लाइफ में आपकी सोच का स्पिल ओवर क्या है, माने आपकी जो सोच है वो पब्लिक लाइफ में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, या आपकी पब्लिक पॉलिसी क्या है। हो सकता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सेकुलर हो, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए रिलीजियस आइडियाज लेकर आते हो और पब्लिकली अनाउंस करते हो कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर द टू नेशंस, तो आप सेकुलर कहां रह गए। जिन्ना साहब सेकुलर होंगे और थे अपने जीवन में, इसलिए सेकुलर थे। स्कॉच विस्की पीते थे, सिगार पीते थे, सूट और नेक टाई पहनते थे, कभी रोजा नमाज से मतलब नहीं रखते थे। तो इसलिए इन हिज पर्सनल लाइफ ही वाज नॉट। मैं आपको बताऊं कि संयोग से मुस्लिम में भी वो सबसे जो हाशिए पर मुस्लिम थे, जिनको प्योर मुस्लिम कहना भी मुश्किल है, वो भी थे। पारसी से उन्होंने खुद मैरिज किया था। जो मिसेज एंड मिस्टर जिन्ना में एक बुक भी 2 साल पहले आई थी, उनकी बेटी, एक ही मात्र बेटी दीना वाड़िया, वो इंडिया में रह गई, उनके साथ नहीं गई। एंड शी ऑल्सो मैरिड टू ए वेरी फेमस इंडस्ट्रियल पारसी फैमिली इन इंडिया, यू माइट हैव हर्ड अबाउट। तो ये सब चीजें जिन्ना को एक तरह से व्यक्तिगत लाइफ में सेकुलर बनाती है, लेकिन पब्लिक लाइफ में वो सेकुलर नहीं थे। तो उन्होंने धर्म के आधार पर राष्ट्र तो बना दिया, अंदर से संस्कार तो सेकुलर था। तो जब 11 जुलाई को पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने खड़ा होकर कहा कि देखो भाई, भले ही हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान एक सेकुलर राष्ट्र होगा जिसमें माइनॉरिटी को पूरी सुरक्षा मिलेगी। अब इतनी बड़ी आयरनी थी उनकी पॉलिसी में, वो उसी तरह की बात है कि आपने जीवन भर वो धार्मिक धर्मांता की पॉलिसी को फॉलो करके पाकिस्तान बनाया, और फिर अब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान वुड बी अ सेकुलर नेशन। तो माय स्टूडेंट्स, आइडिया इज इनडिवाइजेबल। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी के आधार पर कभी आप सेकुलर हो जाओ और कभी आप धर्मांध या रिलीजियस बाइगॉट हो जाओ, वैसा नहीं, इतिहास अलाउ नहीं करता है। ये तो यही बात हुई कि भाई, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द लास्ट वन गोट एंड देन आई विल बी अ वेजिटेरियन। मैं इस अंतिम बकरी है जिसको खा लेता हूं, उसके बाद मैं प्योर वेजिटेरियन हो जाऊंगा। तो वो बात चलती नहीं निजी जीवन में। तो वो खैर नहीं हुआ, पाकिस्तान में बातें बिगड़ती गई। अब दिक्कत इसमें ये आई कि यहाँ इंडियन लीडर्स भी पाकिस्तान के इस पर नहीं चल सकते थे। उन्होंने कहा हुआ था कि भाई, जो मुस्लिम यहां से गए हैं उनको मैं वापस बुलाऊंगा, उनकी प्रॉपर्टी पर बैठाऊंगा। उधर तब तक जो हिंदू और सिख आए, वो अपना सब कुछ पाकिस्तान से गवा कराए थे। और 15 अगस्त को जिस समय भारत आजाद हुआ, वहां पुलिस और आर्मी भी उनकी सुरक्षा से इनकार कर गई। इसलिए एक मैंने यहां पर आपको दिया है कि एक शरणार्थियों का संकट गहराने लगा, तो दोनों ने मिलिट्री इवैक्यूएशन का गठन किया ताकि संकटग्रस्त शरणार्थियों को सुरक्षित लाया जा सके।
Both set up military evacuation organization MEO to protect stranded refugees. It evacuated 5 million refugees across the borders between India and Pakistan. अब रिफ्यूजीज को लाने के लिए दोनों का ज्वाइंट एक टर्म बना है जिसको मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान दोनों सोल्जर्स और आर्मी रहेंगे और दोनों तरफ से जनसंख्या का ट्रांसफर होगा। तो अब जो वो 5 लाख हिंदू और सिख आए थे, उन्होंने जो मुस्लिम छोड़ के गए थे उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। तो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब इंडियन गवर्नमेंट यह नहीं चाहती थी, बट सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें वल्लभ भाई पटेल तक ने भी कह रखा था कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस सोली इन डिसाइडिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हम भारत की नागरिकता को निर्धारित करने में जस सोली के सिद्धांत को लागू करेंगे, मतलब जो इस मिट्टी का है उसे नागरिकता मिले। तो उस लिहाजन उन मुस्लिमों को भी नागरिकता मिलनी थी जो भारत में थे, फॉर टाइम बीइंग गए थे। तो उन्होंने चाहा कि हम इस प्रॉपर्टी को सेफ रखें और जब उनको लौटाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से वार्ता करके उनको वापस करके फिर प्लांट करें इंडिया में। तो वो इस फेर में थे। इन द मीन टाइम हिंदू और सिख ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और ऐसा धर्मांता और ऐसा धार्मिक उन्माद था इंडिया में या पाकिस्तान, दोनों ही जगहों पर, कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि भाई इन रिफ्यूजीज को खाली करवाओ अब और इन लोगों के लिए हम दूसरा कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल ने जस्ट रोट अ लेटर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल ने लिखा कि पंडित जी, अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे हिंदुवादी संगठन हैं जो खुलकर प्रचार कर रहे हैं। अब अगर हम इन शरणार्थियों को उन प्रॉपर्टी से हटाते हैं तो फिर क्या होगा कि एक बहुत अजीब तनाव छिड़ जाएगा और उसमें गवर्नमेंट के सामने बहुत संकट की स्थिति आ जाएगी, मोमेंट ऑफ क्राइसिस। और वल्लभ भाई पटेल का ये लॉजिक सही था और नेहरू भी इस बात से कन्विंस्ड हुए। तो फिर अब यह तय हुआ कि अब उन मुसलमानों का क्या जो लौटना शुरू कर चुके थे, यहां से गए तो थे परंतु दे स्टार्टेड टू रिटर्न टू इंडिया नाउ। तब हुआ कि देखिए अब उनका आना स्मूथ नहीं होगा। अब देखिए, आप अगर सिटीजनशिप का क्लॉज देखेंगे तो आपका जो 5 जो शुरू होता है वो बिल्कुल जस्ट सोली के आधार पर है कि यहां पर जो बॉर्न हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि कई प्रक्रिया आपको दी गई। आप सिटीजनशिप क्लॉज को आप आर्टिकल बाय आर्टिकल याद रखिए या ना रखिए, लेकिन प्रोविजंस वाइज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बर्थ से है, डिसेंट से। डिसेंट का मतलब है कि जो इंडियन से पैदा हुए, फिर बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, मैंने एक निश्चित समय तक रहा वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के हो सकता है, नेचुरलाइजेशन है जो निश्चित टाइम तक रहा। तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन है। और फिर एक कैटेगरी यह भी था कि यू कैन से एक कैटेगरी था कि कोई अगर दूसरे क्षेत्र से भूभाग का अधिग्रहण होता है तो भूभाग, नया भूभाग जुड़ता है तो वहां के जो लोग होंगे वो भी हमारे नागरिक हो जाएंगे। जो इंडिया में कोई नया भूभाग जुड़ जाता है तो यह भी एक 5th कैटेगरी था। तो इस प्रकार से खैर हम लोगों ने सबसे पहला वैल्यू जस्ट सोली को दिया था जो आर्टिकल 5 था। आर्टिकल 6 और 7 जो बना है वो जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब जो हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो सिख और हिंदू आए थे वो तो हमारे, देखो अब इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर आपने विभाजन को स्वीकार किया और इंटरनेशनल बाउंड्री को स्वीकार कर लिया भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसका मतलब है कि टेक्निकली वो अब आपकी मिट्टी के नहीं रह गए। लेकिन आप यहाँ के जो हुक्मरान हैं या यहाँ के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं हमारे ब्लड रिलेशन के हैं, जो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं, कि भाई उनको वहाँ से इजेक्ट करके भेज दिया गया है, उनको रिफ्यूजी बना के भेज दिया गया है, उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो हम आर्टिकल 6 में उनके लिए जगह बनाई। अब जगह बनाई कि ठीक है भाई जो आए वो, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले जो माइग्रेशन पाकिस्तान से भारत की तरफ हुआ अधिकतर हिंदू और सिख का हुआ। 19 जुलाई 1948 के बाद अब मुख्य जो इन्फ्लक्स होना है पॉपुलेशन का वह होना है अब उन मुसलमानों का जो मार्च 1947 तक यहां से वापस चले गए थे। तो हम लोगों ने सिटीजनशिप क्लॉज में क्या किया कि 5वां नंबर तो सिर्फ दिया सभी इंडियंस के लिए, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो सभी नागरिक हैं, जो भारत में 15 अगस्त 1947 तक थे या उसके बाद, तो वो भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो 6 और 7 हमने बनाया उसमें हमने डबल स्टैंडर्ड कर दिया कि जो मार्च में शुरू हुए और मार्च से जो 19 जुलाई 1947 से पहले आ गए उनको 8 कैटेगरी बनाया कि उनको सिटीजनशिप आसानी से मिल गया।
अब जो 19 जुलाई 1948 को जो पाकिस्तान से आने वाले हैं उनके लिए परमिट सिस्टम को लागू कर दिया गया। परमिट सिस्टम का मतलब है कि आपको आने की अनुमति नहीं है, वही आ सकते हो इंडिया में कि जो जिसको आने की स्टेट गवर्नमेंट अनुमति दे। अगर तुम अपने किसी स्टेट में लौटना चाहते हो, सो नाउ द बॉल इज लाइंग विद द कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जिसको अनुमति देगा वही भारत में आ सकते हो। तो अब तो दो कैटेगराइजेशन हो गया, हमने धर्म का नाम लिया हो या ना लिया हो, रिलीजन का, लेकिन हमने रिलीजियस एक डिवीजन तो वहां पर हल्का हुआ जिसमें आर्टिकल 6 और 7 के बीच हो गया। ये जस्ट सैंगुइनस, धीरे धीरे हम जस्ट सोली से जस्ट सैंगुइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अपने रक्त संबंध वाली बात वहां पर आ रही है, क्योंकि यहां पर अब उनकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं रह गई, उनको वापस क्या किया जाए। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने भी वही तरीका अपना लिया। तो इस प्रकार से देखिए समस्याएं आगे बढ़ रही है। अब दोनों, उस समय तक दोनों देशों की योजना थी कि मैं इंग्लिश में भी दे दिया हूं, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना, उन खाली कर गए लोगों को वापस लाया जाएगा, किंतु आने वाले नए शरणार्थी उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठ गए। जो मैंने आपको बताया कि दोनों देशों ने अर्लियर दे वेर जस्ट थिंकिंग ऑन द प्लान कि दोज हु वैकेटेड द रीजन should be once again persuaded to come back and to occupy their region, but the situation did not allow to do so. So both the government, firstly Indian government, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का हमारा नजरिया है, तो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी थी कि वो उस तरह से किया, और जब उसने किया तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप में एक डिफरेंशिएशन आ गया, वे जो हिंदू और सिख है और वे जो मुसलमान पाकिस्तान से लौट कर आए। ओके, विभाजन के काल में नागरिकता की अवधारणा धीरे धीरे जस्ट सोली से जस्ट सैंगुइनस की ओर विकसित होती गई। मतलब ग्रेजुअली इट वाज मूविंग फ्रॉम जस्ट सोली। जस्ट सोली का मतलब हुआ कि जो हमारी मिट्टी में पैदा हुआ, और जस्ट सैंगुइनस का मतलब हुआ हमारी मिट्टी में पैदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हमारे रक्त संबंध से जुड़े हुए लोग हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 5 जस्ट सोली की अवधारणा से प्रभावित, परंतु अनुच्छेद 6 एवं 7 जस्ट सैंगुइनस की अवधारणा की ओर मुड़ गई। पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले हिंदू एवं सिखों के लिए पृथक, जबकि मुस्लिमों के लिए पृथक प्रावधान। ये मैंने आपको बता दिया। 19 जुलाई 1948 की तिथि को विभाजक रेखा मानकर परमिट पद्धति लागू कर उत्तर पश्चिम में होने वाले अप्रव्रजन, इमिग्रेशन पर अंकुश लगाना। अब नॉर्थ वेस्ट से जो होने वाले हैं उस पर अंकुश लगाया गया। अब इसको यहां पर आपने देखा। अब हम यहां पर यह बताना चाहते हैं कि पश्चिम पाकिस्तान वाला सेटल हो गया, 19 जुलाई तक तय हो गया कि देखिए 19 जुलाई से पहले जो आए उनको सिटीजनशिप स्मूथली मिल जाएगा। 19 जुलाई के बाद आ रहे हो, 19 जुलाई 1948 के बाद, 48 नॉट 19 जुलाई 1948 के बाद जो आ रहे हो उसको पहले गवर्नमेंट से परमिट लेना होगा। गवर्नमेंट वुड डिसाइड कि आपको परमिट दिया जाए कि नहीं, और गवर्नमेंट क्या देखती है कि उनकी प्रॉपर्टी बची हुई है कि नहीं, और परमिट के बाद ही आप आ सकते हो। तो उनको जो कैटेगराइजेशन हुआ उसमें एक सेंस ऑफ अदरनेस तो आ ही गया, तो उसमें इंप्लाइड रिलीजन है। जब पार्लियामेंट में यह बात हुई तो कुछ ऐसे हिंदूवादी झुकाव वाले नेता थे, उन्होंने दबाव डाला कि रिलीजन के आधार पर सिटीजनशिप कर दीजिए। तो नेहरू ने पार्शियली एडमिट किया, उन्होंने कहा कि देखिए रिलीजन के आधार पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमने प्रावधान लाया है 19 जुलाई 1948 वाला, उसमें इंप्लाइड रिलीजन हो ही गया है जो हम नहीं चाहते थे। तो ये बात तो वहां से ही शुरू हो चुकी है। ओके, अब देखिए, अब ये तो रहा आपके वेस्टर्न बॉर्डर। अब आइए ईस्टर्न बॉर्डर, जहां से एनआरसी का मामला मुख्य रूप से जुड़ा हुआ और सीए का मामला रिसेंटली जुड़ गया है। जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो ज्यादा कंफ्यूजिंग कंडीशन था। कंफ्यूजिंग कंडीशन का मतलब यह है कि वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से जुड़ा हुआ है। एंड माय स्टूडेंट्स, अगर आप हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो नॉर्थ हिस्ट्री जो है वो बहुत, आप बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आपसे अगर मैं ही पूछूं कि एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट कब आपके इस इंडिया एज ए होल या हिंदुस्तान का पार्ट हुआ, तो आपको अपनी मेमोरी पर बल देना होगा। पहली बात तो मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन इंटीरियर था, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ही अर्ली मिडिवल एज में हुआ। बंगाल भी था, दैट बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मौर्यन एम्पायर। क्योंकि मौर्य के टाइम तक आके जो बंगाल है वो बंगाल का एक तरह से आप कह सकते हो कि सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन, वहां तक सभ्यता का एक्सपेंशन हो चुका था। अर्ली मिडिवल में नॉर्थ ईस्ट आपका डेवलप हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये 13वीं सदी में 13th सेंचुरी की बात है कि अहोम लोग बर्मा साइड से आए, और बर्मा साइड से आकर और तब उन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा किया जिसको कामरूप पहले कहते थे, अब उसको असम कहते हो। तो उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उस समय आज जो आप देखते हो, जो 7 सिस्टर्स देखते हो या 8 स्टेट्स देखते हो, उसका कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था।
क्योंकि उस समय असम ही एक हुआ करता था, बाकी असम का प्लेन रीजन हुआ करता था और हिली रीजन हुआ करता था। वही हिली रीजन आज धीरे 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 सेपरेट स्टेट्स का रूप लेता चला गया और उसका भी सबका अपना अलग अलग स्टेटस है। उसकी मैं छोटी सी आपको कहानी बता देता हूं, फिर आपके लिए सुगम हो जाएगा। तो 13वीं सेंचुरी में जो अहोम शासक जब स्थापित हो गए, तो जब मुगल एम्पायर एक ऑल इंडिया एम्पायर का शेप ले रहा था, बंगाल पर भी कब्जा था, तो पहले मुगलों ने असम की तरफ देखा। उन्होंने चाहा कि मैं असम पर कब्जा करूं, तो उसमें पहले जहांगीर ने एक अटेम्प्ट लिया, परंतु द मुगल्स वेर बैडली बीटन बाय अहोम्स। मतलब जहांगीर के टाइम में मुगल्स को वहां से पराजित होकर लौटना पड़ा। आगे क्या हुआ कि आगे जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने मीर जुमला, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण नोबल हुआ करता था, उसका नाम था मीर जुमला। तो उसने मीर जुमला को असम या अहोम के कॉन्क्वेस्ट के लिए भेजा। तो मीर जुमला जब जाता है, तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं आपके ही सामने रखता हूं। तो जब मीर जुमला जाता है, तो मीर जुमला अटैक करता है असम पर। अब मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, फिर आपको सुविधा होगी। तो जब वो अटैक करता है मीर जुमला, और ही जस्ट वहां पर जयध्वज कोई किंग था, उसको उसने ही वॉज परजिक्यूटेड, उसने काफी परेशान भी किया, लेकिन मीर जुमला का डेथ भी हो गया वहीं। और फिर मुगल जीत नहीं पाए असम को। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश की निगाह असम पर थी और ब्रिटिश को मौका तब मिला। अब आ जाइए थोड़ा आप मॉडर्न हिस्ट्री पर। आपको शायद मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको तो मैंने चार्ट बना के ही बताया हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले क्लोज स्टडी और ब्रॉड स्टडी दोनों कराया हुआ है। और यहाँ तो इस लेक्चर में मुझे ब्रॉड स्टडी ही करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर शायद ब्रॉड स्टडी कराते हैं। नहीं, मैं क्लोज से शुरू करता हूँ। पहले ब्रॉड की एक समझ देता हूं, फिर क्लोज से शुरू करता हूं, फिर क्लोज को जोड़ने के बाद फिर ब्रॉड पर जाता हूं। क्योंकि जब तक आप ब्रॉड पर नहीं जाओगे तब तक प्रीलिम्स और मेंस कोई भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ये मेरा अपना परसेप्शन है। आप लोग पहले अपने अपने नुस्खा आजमा कर देख लीजिए, और जब सारे नुस्खे फेल कर जाए तब इस नुस्खे को आप आजमाइए। ये आपके जीएस को आसान बना देगा और ऑप्शनल पेपर को भी। तो मैं आपको बता रहा था कि अब असम में, तो जब ब्रिटिश में एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट, वो 1824 से 28 के बीच रहा है। तो उसी समय, उससे पहले 1818 में अहोमों पर बर्मा ने चढ़ाई की थी। मैंने बर्मा ने उसको परेशान किया था। उसमें अब म्यांमार है, तब वर्मा कहलाता था, आपको पता होगा। तो जब उसने वर्मा ने चढ़ाई की थी तो इसने ब्रिटिश से मदद मांगी कि आप हमें मदद करिए। ब्रिटिश ने तुरंत मदद की। और ये घटना मैं आपको बता रहा हूं 1825-26 की है कि ब्रिटिश ने 1824 की बर्मा पर अटैक कर दिया। उसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मीज युद्ध, जो 1824 से 1826 के बीच चला। इस वॉर में बर्मा पराजित हुआ। तो बर्मा को अहोम को वादा करना पड़ा कि अहोम को नहीं, और कुछ बर्मा से भूभाग भी छीना गया। तो ये बर्मा का लॉस हुआ। लेकिन अब अहोमों ने गलती यह कर डाली थी कि एक शैतान से मदद मांग ली थी। ब्रिटिश से उन्होंने सहायता मांगी और ब्रिटिश की तो आंखें चमक गई। 1838-40 तक ब्रिटिश ने धीरे धीरे असम को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ना असम बिकेम द पार्ट। अब असम पार्ट हो गया। फिर अब देखिए, अब असम को पहले मिला के बंगाल में ही रख दिया गया। तो इट वॉज द पार्ट ऑफ बंगाल था। और आज एक चीज आप अगर नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, माय स्टूडेंट्स, तुम पाओगे एक टर्म ILP, इनर लाइन परमिट। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली था क्या कि ब्रिटिश को विशेषकर असम का जो मैदानी एरिया और कुछ पहाड़ी एरिया भी, क्योंकि 1833 का जब चार्टर आया था तो ब्रिटिश, तो फिर इस 1813 के चार्टर पर ब्रिटिश और यूरोपीय लोगों को प्रोत्साहित किया गया। दे वेर इनकरेज्ड टू डेवलप द टी गार्डन्स इन असम। उनको वहां पर जमीन खरीदने की अनुमति दी गई, टी गार्डन स्टैब्लिश करने की अनुमति दी गई। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि टी गार्डन बनाना शुरू किया। तब असम में बाहरी लोगों का प्रवेश। वैसे तो देखो असम का लोकेशन भी तुम देखोगे तो कई स्टेट से जुड़ा है। जैसे देखो भूटान है, अब भूटान के बाद उधर देखोगे तो चाइना, आज का तिब्बत है, लेकिन तिब्बत तो अब चाइना का पार्ट हो गया। तो आप समझ सकते हो चाइना एक बॉर्डर पर है, एक बॉर्डर पर अब म्यांमार है। तो इन में तुम देखते हो भूटान है, फिर नेपाल है। तो नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, पहले तिब्बत अब चीन, इन 4 देशों से कनेक्टिविटी है। तो वो सब भी तो ब्रिटिश के क्षेत्र रहे थे, तो वहां से बहुत सारा धीरे धीरे लोगों का भी आगमन पहले भी धीरे धीरे हो रहा था।
अब क्या है कि असम में तो कुछ भी हो तो मैदानी भाग के लोग हैं, कम पॉपुलेशन था, अब बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत ज्यादा लैंड भी अवेलेबल था। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी पहले ब्रिटिश वहां पर चाय बागान में लोकल लोगों को न लेकर बाहरी लोगों को बहुत बड़ी संख्या में लिया, उनको बसाया। लेकिन चूंकि वो अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते इसलिए उन्होंने एक इनर लाइन परमिट बना दिया। इनर लाइन परमिट बनाने का अगर उसकी गहराई में आप जाओगे, हालांकि वो 3 में ही है, वो जैसे उन्होंने बनाया था उसको, अब तो उसमें तो नेफा था, आज वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें है, इसमें है, मिजोरम में है और नागालैंड में। तो इनर लाइन परमिट में क्या होता है कि इनर लाइन परमिट में कि उसमें कोई बाहरी लोगों का जाने की अनुमति नहीं थी, और थी तो उनको विशेष रूप से परमिशन लेना पड़ता। तो देखने में आपको लगता है कि वो ट्राइबल्स के हितों को बचाना चाहते थे, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखोगे तो उनका उद्देश्य था मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को बचाना या ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। खैर एनीवे, तो ब्रिटिश हितों की रक्षा करना इसलिए कि ब्रिटिश चाहते थे कि हमारा जो इकोनॉमिक बेल्ट है उसमें बाहरी लोग ना आ पाए, इंडियन कैपिटलिस्ट भी ना आ पाए, एक ना कहीं उनका ये उद्देश्य था। तो खैर उन्होंने बनाया। अब क्या हुआ, ये इनर लाइन परमिट उन्होंने 1873 में बनाया, और फिर एक आप देखोगे कि हाँ वो 1873-74, नॉर्मली आपको 73 ही मिलता है, उसको उन्होंने एक्चुअली एक नाम दिया था, एक जो बंगाल फ्रंटियर एजेंसी रेगुलेशन। तब इनर लाइन परमिट तब नहीं कहा जाता था बंगाल फ्रंटियर लाइन रेगुलेशन, एजेंसी रेगुलेशन। तो इस तरह से उन्होंने टर्म को दिया हुआ था, और यहां पर उन्होंने एक ये बनाया। अब क्या हुआ कि आगे चलकर आप देखोगे कि आगे चलकर जब डिवीजन हुआ, पहले तो उन्होंने असम पर कब्जा किया, प्लेन एरिया पर, फिर धीरे धीरे लुसाई पहाड़ी जिसको मिजो बोलते हो, फिर नागा पहाड़ी, इन क्षेत्रों पर कब्जा करते हो, लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब इसमें तुम देखोगे 2-3 राज्य, जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम उसका पार्ट नहीं था, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था, और सिक्किम जैसे नेपाल इंडिपेंडेंट था, भूटान इंडिपेंडेंट था, उसी प्रकार से सिक्किम इंडिपेंडेंट था। तो ब्रिटिश ने जैसे नेपाल भूटान को सबऑर्डिनेट बनाया, तो सिक्किम को भी उसने सबऑर्डिनेट बना लिया। मणिपुर था, वो भी प्रिंसली स्टेट था, त्रिपुरा था, वो प्रिंसली स्टेट था। यहां पर मतलब देशी स्वतंत्र शासक शासन करते थे, ब्रिटिश ने सबसे अलग अलग डील कर लिया। तो इस प्रकार से बड़ा ब्लड जैसा पिक्चर था नॉर्थ ईस्ट का। विशेष रूप से तुम देखोगे कि समस्या स्वतंत्रता से पहले तब आई कि जैसे बंगाल का जो ये पॉपुलेशन आपको दिखता है, ये बंगाल जिसको आज बांग्लादेश कहते हो, पूर्वी बंगाल है, तो इस बंगाल में आपको एज ए बंगाल होल ही अगर आप देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर पश्चिम में जितना मुस्लिमों की संख्या है उससे ज्यादा और उससे अधिक संख्या पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की, क्योंकि उधर से जब उत्तर पश्चिम से जब पूर्व की तरफ आते जाओगे तो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है, विशेषकर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन और व्हाटएवर। तो बंगाल का जो डेल्टिक रीजन है उसमें क्राउडेड था पॉपुलेशन का। तो वहां पर जो मुस्लिम किसान थे अधिकतर, उनको लैंड चाहिए था, जो लैंड मिल नहीं पा रहा था। तो वो लैंड की खोज में धीरे धीरे असम में घुसना शुरू कर दिया उन्होंने, और असम के ब्रह्मपुत्रा की घाटी में फैलना शुरू कर दिया। और वहां पर एक लैंड का बहुत बड़ा भूभाग खाली था और गैर आबाद था। तो ब्रिटिश ने भी आंखें मूंद ली, ब्रिटिश को भी लगा कि चलो कम से कम ये लैंड आबाद हो रहा है तो हमें टैक्स तो मिलेगा। तो ब्रिटिश ने भी उसे आबाद होने दिया। तो एक अच्छी खासी मुस्लिम जनसंख्या स्वतंत्रता से पूर्वी ब्रह्मपुत्रा घाटी में आकर बस रही थी। उधर वहां पर जब उन्होंने असम को उन्होंने कई तरह से, वहां पर कोल का प्रोडक्शन शुरू हुआ, लकड़ी का प्रोडक्शन शुरू हुआ और आयल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। डिब्रूगढ़ आज भी वो वन ऑफ द अर्लीस्ट आप कह सकते हो कि आयल वेल के रूप में जाना जाता है। तो इन सब में के लिए उन्होंने बहुत सारे बिहारी लेबर को लाया, बहुत सारे नेपाली को लाया। तो बाहर के पॉपुलेशन को भी ब्रिटिश ने वहां पर उन कामों से जोड़ने के लिए लाया। इधर ब्रह्मपुत्रा घाटी इधर आप कह सकते हो कि बंगाल में जो पूर्वी बंगाल है उसमें खासकर जो मैमनसिंह जिला है उससे एक बड़ी संख्या में मुसलमान आ रहे थे और आकर ब्रह्मपुत्रा घाटी में बस रहे थे। तब तक असम में इस प्रकार का कॉन्शसनेस नहीं था। और इधर फिर जो बहुत सारे, आप तो जानते हो कि बंगाली लोग सबसे पहले आप कह सकते हो इंग्लिश एजुकेशन से लाभान्वित होने वाले थे। तो सब वेल एजुकेटेड बंगाली लोग थे, उनको बड़े बड़े पद पर नियुक्ति हो रही थी ब्रिटिश के अंतर्गत। तो दे वर जस्ट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड दे वर सेटल्ड इन सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो बहुत सारे जो बंगाली बुद्धिजीवी थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे वह सिलहट जिले में आकर बस गए थे। अब सुनिए, देखिए, अब काउंट करिए,
कुछ लेबर क्लास जो बिहार से, नेपाल से और अन्य क्षेत्रों से आए हुए थे, वह टी बागान में लगे, कोल प्रोडक्शन में लगे, ऑयल प्रोडक्शन में लगे, लकड़ी प्रोडक्शन में लगे। नंबर 1, एक बार हम रख दिए उस माइग्रेंट लेबर को। दूसरी तरफ हम लाते हैं वो है ब्रह्मपुत्रा घाटी, वो मेमन सिंह और पूर्वी बंगाल के निर्धन मुसलमान किसान जो भूमि की खोज में ब्रह्मपुत्रा घाटी में आकर बसे। और तीसरा है बंगाल की इंटेलेक्चुअल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स हु वेर सेटल्ड इन सिलहट डिस्ट्रिक्ट। तो यही उसका कंपोजिशन है। अब देखिए, जब धीरे धीरे 1940 का समय आया, विभाजन का टाइम आया, और मैं आपको बताऊं, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप 1935 का इंडियन काउंसिल बिल पढ़ोगे, तो इंडियन काउंसिल बिल, और उसको आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बना 1935 का। तो उस आधार पर 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। तो पहले कांग्रेस की सरकार गोपीनाथ बारदोलोई के नेतृत्व में असम में भी बनी। तब कांग्रेस को अब डर होने लगा, चूंकि बात अब विभाजन की तरफ धीरे धीरे आ रही थी। इसको लग रहा था कि जिस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या पूर्वी बंगाल से आ रही है तो हमारे लिए समस्या पैदा कर सकती है। तो कांग्रेस ने धीरे धीरे पहले वो मुस्लिम जनसंख्या को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। और कांग्रेस की गवर्नमेंट भी 2 वर्ष चली। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजाइन किया था रिएक्शन में, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको बेलिजेरेंट नेशन इंडिया को घोषित कर दिया। तो 1939 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजाइन किया, वहीं पर मुस्लिम लीग को अवसर मिल गया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अब तक सत्ता से बाहर थी, किसी प्रांत में उसका गवर्नमेंट नहीं बनती। लेकिन अब कांग्रेस के गवर्नमेंट्स को रिजाइन देने के बाद मुस्लिम लीग को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, और फिर उसने असम में भी अपनी सरकार बनाई, आगे बंगाल में सरकार बनाई, कई जगहों पर उसने सरकार बनाई। तो जब वो सरकार बना रही थी तो अब तब तक विभाजन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। एक पृथक प्रांत का प्रस्ताव भी लीग पारित कर चुकी थी। तो अब लीग की कोशिश थी कि असम पाकिस्तान में जाए, और उसका तर्क देना उसने यह शुरू कर दिया। इसलिए जो मुस्लिम लीग की सरकार गठित थी उसने बड़ी संख्या में इनवाइट करना शुरू कर दिया पूर्वी बंगाल से मुस्लिम किसानों को कि आके ब्रह्मपुत्रा घाटी में आकर जमीन पर कब्जा करिए। और मुस्लिम लीग ने तर्क यह दिया कि वहां पर बहुसंख्या मुसलमानों की है, क्योंकि ट्राइबल्स को हम हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के भी कभी जो सेंसस हुआ था उसमें ट्राइबल का एक अलग दर्जा उन्होंने दिया हुआ था। तो उनका कहना यह था कि ट्राइबल्स हिंदू नहीं है, और तब अगर ट्राइबल्स को माइनस कर दीजिए तो हिंदू और मुसलमानों को काउंट करिए तो मुसलमानों की संख्या असम में ज्यादा है, इसलिए असम हमें मिलना चाहिए। तो बड़ा ब्लड्स जैसा पिक्चर था। क्या, चलिए, भारत को जब आजादी हुई तो आजादी से पहले तक नॉर्थ ईस्ट के भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने स्वयं इंडियन लीडर्स भी कंफर्म नहीं थे कि नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का पार्ट बनेगा या इंडिपेंडेंट हो जाएगा या क्या होगा। दे वर नॉट मच श्योर। तो बात छोड़ दी गई थी ब्रिटिश के ऊपर। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट वुड बी, एंड जो डिफरेंट रीजन्स है नॉर्थ ईस्ट का वो इंडिया का पार्ट होगा। तो हुआ कि भाई चलो इंडिया का पार्ट ही होना है। तो अब मुख्य मुद्दा था कि पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया की हमारी एक अच्छी खासी जनसंख्या, विशेषकर जो असम में जो सिलहट जिला है उसमें मुस्लिम की अच्छी खासी जनसंख्या थी। केवल वहां पर कुछ बंगाली ब्यूरोक्रेट्स थे, और वैसे बंगाली ब्यूरोक्रेट्स तो पूरी बंगाल में भी थे, लेकिन सिलहट में विशेष रूप से। तो हुआ कि चलो भाई सिलहट में हम जन्म संग्रह कराते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या वहां पर हिंदुओं की भी है। सो देयर शुड बी सम प्लेबिसाइट। उसके आधार पर यह डिसीजन होगा, यह वर्डिक्ट पास होगा कि आखिर सिलहट जिला किस में जाता है। तो इसी को जिसको आप कहते हो रेड क्लिफ कमीशन ने, तो 2 जगहों पर जो प्लेबिसाइट कंडक्ट हुआ था उसमें एक तो सिलहट जिला था और दूसरा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो बादशाह खान वाली। दोनों जगह पाकिस्तान को उसमें जीत हो गई थी। तो पार्टीशन हुआ तो सिलहट जिला कटकर मिल गया पूर्वी पाकिस्तान के, बांग्लादेश को। अब तो बांग्लादेश से 1971 के बाद तब हो गया है पूर्वी पाकिस्तान, तो इसको मिल गया। अब ये जब चला गया सिलहट डिस्ट्रिक्ट इसमें, और बाकी जो असम है वह इंडिया में रहा। 1949 तक इन स्टेट्स की बात हुई, क्या हो तो हुआ कि भाई ये सब स्टेट जो पहाड़ी एरिया है, जिसमें नागा पहाड़ी थी, लुसाई पहाड़ी थी, और बाकी जिसको आप फ्रंटियर कहते हो, जो असम के साथ फ्रंटियर था, जिसको अरुणाचल आज बोलते हो, इन सबको जाना है। और रह गई बात त्रिपुरा के, मणिपुर को और सिक्किम की, तो वो तो उनमें शामिल ही नहीं थे, वहां पर तो प्रिंसली स्टेट था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को भी अपने अंतर्गत लिया, त्रिपुरा को भी लिया, और सिक्किम को पहले इंडिपेंडेंट कंट्री ही बनने दिया। लेकिन 1949 में नेहरू की सरकार ने सिक्किम के साथ एक एग्रीमेंट किया कि सिक्किम भारत का, देखो आप मैप पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा सिक्किम भूटान के और नेपाल के बीच में,
अभी जो जिसको चिकन नेक कहते हैं उसी के पार्ट है, एकदम इधर 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से भूटान है, दूसरी तरफ से नेपाल है, तीसरी तरफ से अब चीन है, पहले तिब्बत था। तो ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये भी मैं आपको दे देता हूं, इस पर आप एक नजर डाल लेना। तो तय हुआ कि चलो कोई नहीं, ये आपस में ये रहेंगे और इन राज्यों का ये तीनों राज्य के साथ, तो सिक्किम के साथ पहले नेहरू ने 1949 में एक समझौता किया उसके अनुसार कि सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी तो पूरी तरह इंडिया के अधीन रहेगी और डोमेस्टिक पॉलिसी में भी इंडिया का वर्चस्व रहेगा। तो सिक्किम वुड रिमेन टू बी अ प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम इंडिया के प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में रहेगा। बाद में श्रीमती गांधी की सरकार ने 1975 में सिक्किम को, उनके टाइम में सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया। तो अब तो सिक्किम में सेपरेट प्रोविंस ही बन गया, परंतु सिक्किम को प्रोविंस बनने से पहले बहुत समय तक प्रोटेक्टेड स्टेट रहा था। इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का सृजन हुआ। अब पहले वहां पर असम था और असम के बाद धीरे धीरे असम से ही निकल कर जैसे कुछ तो आप देखते हो कि अब असम में मैदानी लोग हैं और उधर कुछ पहाड़ी लोग थे, तो कुछ तो निर्जातीय, कुछ तो आप कह सकते हो उसको एंथ्रोपोलॉजिकल इशू था, या आप कह सकते हो उसको कुछ तो ट्राइबल इशू था, और कुछ इशू था जिसको कहते हो लिंग्विस्टिक, क्योंकि असमिया लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, इस पर कुछ क्षेत्र गुस्सा खा गए। तो इसी क्रम में सबसे पहले सेपरेट दर्जा लेने वाला ये नागालैंड, इसको एक स्टेटहुड मिला 1963 में। और नागालैंड के बाद फिर देखोगे कि जैसे बाकी है मेघालय है, मणिपुर है, और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड तो पहले ही निकल गया था, उसके बाद फिर मेघालय और मणिपुर हुआ, और फिर त्रिपुरा को भी स्टेटहुड मिल गया, तो इनको पहले स्टेटहुड मिल गया। और अब बचे दो, एक मिजोरम बचा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम को 1986 में स्टेटहुड मिला, राजीव गांधी के टाइम में, हम लोग को याद है, हम लोग के लिए करंट अफेयर था। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, पहले इसको नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ये बन गया एक सेपरेट स्टेट। खैर इतनी हमको राम कहानी से मतलब नहीं, हमको मुख्य बिंदु पर आना है कि समस्या क्या है। तब तक असम में एक अच्छी खासी जनसंख्या बाहरी लोग बस गए थे, उसमें पूर्वी पाकिस्तान का। अब देखिए वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर में फर्क क्या हुआ। वेस्टर्न बॉर्डर को 19 जुलाई 1948 के बाद गवर्नमेंट ने एक तरह से उसको बांट दिया, उसको सील कर दिया कि 19 जुलाई के 1948 के बाद आप आओगे तो आपको एक विशेष प्रकार के, अगर आप 19 जुलाई के बाद आओगे तो आपको एक विशेष प्रकार के एक परमिट लेना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट के परमिट से ही आप इन कर सकते हो। ऐसा प्रावधान उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में नहीं लाया। तो ईस्ट पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर रहा। तो धीरे धीरे स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भी वहां से पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता रहा। तो माय स्टूडेंट्स, ये मेरा वर्जन नहीं है, मैं यहां पर न्यूट्रल होकर सारे पक्षों को सुना देता हूं और सुना के मैं चला जाऊंगा। डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है और आप क्या मानते हो, क्योंकि मेरी पक्षधरता किसी के साथ नहीं। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ इन ए वेरी न्यूट्रल मैनर। मैं हर इनका भी आर्गुमेंट आपको बताऊंगा, उनका भी आर्गुमेंट बताऊंगा, तय आपको करना है। तो अब जो लोग ये तर्क देते हैं कि जब आपने वेस्टर्न बॉर्डर को सील किया तो ईस्टर्न बॉर्डर को क्यों नहीं सील किया, तो उनका कहना है कि इसलिए नहीं सील किया क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से मुसलमान आ रहे थे और ईस्टर्न बॉर्डर से हिंदू आ रहे थे, क्योंकि 16 मिलियन हिंदू बांग्लादेश में फंसे पड़े थे और उनके साथ कुछ वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो आपने उस बॉर्डर को खोला, ओके, तो उस बॉर्डर को खोले रखा। खैर वो बॉर्डर खोले रखा तो धीरे धीरे पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता रहा। और असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जहां पर इनर लाइन परमिट था वो तो बचे रहे, लेकिन दो सेफ्टी नॉर्थ ईस्ट को है, आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, एक तो इनर लाइन परमिट है और दूसरा सेफ्टी है उनका 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि कुछ ट्राइबल जैसे ऑटोनोमस रीजन उसको घोषित किया गया है और उसमें उसका एक ऑटोनॉमी दी गई एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, और डायरेक्टली जो उसमें गवर्नर का रोल है और इन चीजें हैं। तो इन दो कारणों से बाकी स्टेट्स में उतना नहीं हुआ जितना असम में हुआ माइग्रेशन। और असम का वैसे भी आप लोकेशन भी अगर हल्का देखोगे तो लोकेशन में भी आपको दिखेगा जो असम का मैदानी भाग है कई तरह से प्रोन है। इधर देखो भूटान साइड से भी है, बांग्लादेश साइड से भी है, और उधर तुम देखोगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है लैंडेड का, मतलब एक बहुत फर्टाइल लैंड है ब्रह्मपुत्रा घाटी का, तो असम में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो वे लोगों का कहना है कि इसलिए उस बॉर्डर को नहीं रोका गया। और पश्चिम बंगाल अब देखो, परंतु पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को बंद करने का प्रयास नहीं, और ना ही पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर 19 जुलाई 1948 का प्रावधान लागू करने का प्रयास। तो दो बॉर्डर के साथ उन्होंने अलग अलग ट्रीट किया। अब
दूसरी है कि सिलहट जिले, ये समय मैं आपको बता चुका हूं, आप पीपीटी देख लेना एक बार। हाँ, धीरे धीरे पूर्वी सीमा पर भी नियंत्रण 1952 के बाद उन्होंने लगाना शुरू किया। वैसे में एक घटना और भी है जो मैं आपको मेंशन कर दूं कि इधर दंगे और जनसंख्या का माइग्रेशन पश्चिम में पहले ही शुरू होकर समाप्त हो गया, और पूरब में जब यहाँ समाप्त हुआ तो पूरब में धीरे धीरे वो शुरू हुआ। मैंने पूरब में फर्स्ट लॉट में कुछ 1950 में कुछ लोग आए थे, 1949 के बाद धीरे धीरे लोग वहाँ से बड़ी संख्या में आना शुरू किया। तो पहले जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ एक समझौता किया, वो 8 अप्रैल 1950 को समझौता हुआ था, उसको लियाकत नेहरू समझौता बोलते हैं, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में इट वॉज डिसाइडेड कि देखिए यहां से जो लोग आ रहे हैं, उनका ये कहना है जो पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं और जो लोग यहां से जा रहे हैं, तो उसको हम और पाकिस्तान के गवर्नमेंट मिलकर फिर इधर वाले को उधर भेजना है, उधर वाले को इधर आके फिर प्लांट कर देना है। तो यही दोनों के बीच तय हुआ था। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि नेहरू की जो पहली मिनिस्ट्री थी उसमें बड़ा वो उस मिनिस्ट्री को उन्होंने बहुत एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री बनाया था, क्योंकि उसमें वैसे तो थे जनसंघ के नेता, आपने नाम सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बीजेपी के फादर भी जनसंघ है, आप जानते हो, और वो कश्मीर में जाकर उन्होंने शहादत भी ली थी, आपको यह भी पता होगा। तो उस क्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की मिनिस्ट्री में थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया इस मुद्दे पर कि नहीं, अनजस्ट ट्रीटी है। तो खैर एक तो ये बबेला हुआ, वो शांत हुआ। फिर 1952 के बाद धीरे धीरे इंडिया ने ईस्टर्न बॉर्डर को कसना शुरू किया, लेकिन उतनी निष्ठा के साथ नहीं। पहले 1952 में उन्होंने एक वीजा को इंट्रोड्यूस किया, फिर 1952 के पश्चात भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच वीजा लागू। उसी प्रकार 1967 एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में लागू। अब एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू कर दिया गया कि जो लोग यहाँ से 1967 में कि जो लोग माइग्रेट कर गए, अब उनको आने की गुंजाइश नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। 1967 में वह काम वहां हो गया। अब ध्यान कर लिए 19 जुलाई 1948 को, और ईस्ट में यह काम हुआ 1967 में। तब तक तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी जनसंख्या आ गई थी। तो जनसंख्या का पहला दौर तो आ चुका है। अब जब आप ईस्ट में स्थिति देखोगे तो अब ईस्ट में एक दूसरा स्पेक्ट ऑफ फिर पॉपुलेशन माइग्रेशन शुरू होगा, वो होगा बांग्लादेश वॉर के बाद। शायद मुझे लगता है माय स्टूडेंट्स, आप लोग इतिहास के इस पहलू को जानते होगे। अगर नहीं जानते होगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जब पढ़ोगे तो जानोगे कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। पाकिस्तान वाज हैड टू फेस द सेकेंड पार्टीशन इन 1971। अब इसकी एक लंबी कहानी, उस कहानी को मैं छेड़ना नहीं चाहूंगा। पाकिस्तान बट गया, जो धन के आधार पर संगठित राष्ट्र था वो बट गया, क्योंकि यह धन पर संस्कृति की जीत थी। पूर्वी बंगाल के लोगों ने नारा दिया अमार सोनार बांग्ला, उर्दू को रिजेक्ट कर दिया, और फिर उन्होंने एक सेपरेट नेशन बनाया। तो उसमें क्या हो कि पाकिस्तान, जब भुट्टो की सरकार पाकिस्तान में थी, जुल्फिकार अली भुट्टो, ही स्टार्टेड अनकॉमन रिप्राइजल्स, इतना ज्यादा दमन चक्र चलाया, जिसमें क्या था कि वहां पर पाकिस्तान का, जैसे वेस्टर्न पाकिस्तान के कुछ चैंपियंस वहां बैठे हुए थे, कुछ आप कह सकते हो बिहारी मुसलमान थे बैठे हुए। ये सब जो बैठे हुए थे वहां, तो अब क्या हुआ कि जब वहां पर दमन शुरू हुआ तो बहुत सारे बांग्लादेश के जो ओरिजिनल वहां के जो नागरिक थे, जो पूर्वी पाकिस्तान को जान बचाकर भारत की तरफ भागे। श्रीमती गांधी की सरकार थे, 10 मिलियन लोग भारत की ओर पलायन किया, नियरली 1 करोड़ पीपल। और इतना ही नहीं, बल्कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश वापस गया और जब बांग्लादेश की अपनी सरकार स्थापित हुई, तो उसने फिर अपने एनिमी को खोजना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान के जो सिंपैथाइजर्स वो मुस्लिम थे, उन मुस्लिमों का ऐसा दमन चक्र चलाया कि वो भी मुसलमान, और कुछ बिहारी मुसलमानों के अगेंस्ट पर भी उन्होंने अटैक किया। तो वो सब भागकर फिर असम की तरफ चले आए। एक अच्छी खासी जनसंख्या असम में आ गई। अब असम के लोग बेचैन होने लगे कि भाई हम तो दब रहे हैं। धीरे धीरे असम में जागृति आने लगी, नॉर्थ ईस्ट में जागृति आने लगी, कॉन्शसनेस। वहां पर एक आसू विद्यार्थियों का संगठन था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन। उन्होंने पहले लोगों को धीरे धीरे इस पॉपुलेशन अटैक के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए तो इमिग्रेंट्स का हमला है, हमारी इकोनॉमी, हमारी जितने भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, सब तो अफेक्ट हो ही रहा है। नाउ इवन आवर कल्चर इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट नाउ। इसमें तो हमारी संस्कृति ही मिट जाएगी, हमारी पहचान ही मिट जाएगी। तो आंसू ने हल्ला मचाना शुरू किया, और उसके बाद एक उल्फा नामक संगठन गठित हो गया। और 1980 में उल्फा ने वहां पर एक वॉर छेड़ दिया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। स्थिति विकट होने लगी। हमें याद है कि 1985 में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी,
और फिर एक ट्रीटी हुआ, असम एकॉर्ड उसको बोलते हैं। उस असम एकॉर्ड में इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा कि इट इज टू मच नाउ, और अब हमें असम में माइग्रेशन का कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, थोड़ा आप लोग मेंटली अलर्ट हो जाना, यहां पर एक प्रिंसिपल की बात बताता हूं। तो ये जो आप देखते हो 1985 का 1985 का जो असम एकॉर्ड हुआ, ये दैट इज कॉल्ड असम एकॉर्ड। 1 मिनट। वो असम एकॉर्ड में यह तय हुआ कि देखो 2 डेट लिया गया, क्योंकि देखो एक समस्या ये आ रही थी कि जो माइग्रेट वहां से जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से, उनको इलीगल माइग्रेंट्स अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन उस तरह के जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, तो हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब समस्या है। सिटीजनशिप लेने में आपको समस्या होगी, लेकिन वोटर लिस्ट में जाने में समस्या नहीं होगी। वोटर लिस्ट में किसी के पास राशन कार्ड भी है तो वोटर लिस्ट में डल जाता है। तो although those migrants were not given the status of citizen properly, but still they were enjoying their name in voter list and they were just, you can say, using their franchise। अब देखो कई लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे कहीं ना कहीं इस वोटर लिस्ट का वीकनेस है या वोटिंग सिस्टम का वीकनेस है, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक एलियन है जिसको आपने सिटीजन का दर्जा नहीं दिया हुआ है, वो आपके गवर्नमेंट के भविष्य को कैसे डिसाइड कर सकती है। लेकिन ये जो आए हुए थे लगभग 40 लाख लोग थे, 4 मिलियन लोग थे या 4.5 मिलियन लोग थे, इनका एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, तो वो सब वोटर लिस्ट में धीरे धीरे शामिल हो चुके थे और वो अपने फ्रेंचाइज का भी यूज कर रहे थे। इसमें से बहुत सारे वोटर्स आउटगोइंग गवर्नमेंट जो कांग्रेस है उसके समर्थक थे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट कोई हार्ड और टफ डिसीजन लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके वोट बैंक में वहां थे। असम के लोग पीड़ित हो रहे थे, तो इतने पीड़ित हुए कि 1983 में एक तरह से उन्होंने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन को। 1979 में ही बाइकआउट किया था, और बाइकआउट करके कहा हम वोट नहीं गिराएंगे, क्योंकि वोट में तो हम वैसे भी हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि यही माइग्रेंट लोग डिसाइड कर रहे हैं सरकार को। तो उन लोगों ने इलेक्शन को ही बाइकआउट किया। तब अंत में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, क्योंकि खास के उल्फा ने जिस तरह से वॉर छेड़ रखा था, उससे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अशांति आ रही थी। और नॉर्थ ईस्ट आप जानते हो बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है। फ्रेजाइल रीजन इस रूप में कि उधर कई देशों का बॉर्डर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो अब बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, तो हुआ कि ठीक है 1985 का जो असम एकॉर्ड है उसके आधार पर हम कुछ करेंगे। तो तय यह हुआ कि पहले तय हुआ कि चलो ऐसा करते हैं कि 1 जनवरी 1967 का डेट लिया, और वहां से लेकर उस डेट को लिया कि 24 मार्च 1971 तक, मतलब एक डेट 66 से 24 मार्च 1971 तक का लिया। कहा कि पहले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, वहीं पर तय हुआ कि पहले हम डिटेक्ट करते हैं एलियंस और सिटीजन को, या ये जो इलीगल माइग्रेंट्स को हम डिटेक्ट करेंगे, और जो 66 और 71 के बीच जो पकड़ में आएंगे उनको 10 वर्ष के लिए हम सिटीजनशिप सस्पेंड करेंगे और वोटर लिस्ट से भी उनको बाहर करेंगे 10 वर्ष के लिए। 10 इयर्स के बाद उन्हें दे देंगे। क्योंकि आप देखो इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या था कि 1971 में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था वो गवर्नमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट था। आप इसको पब्लिकली एक्सेप्ट करिए या नहीं एक्सेप्ट करिए, लेकिन इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया का एक हैंड रहा था और इंडिया ने उसको सिंपैथाइज किया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट में उसको आज़ादी दिलाने में भी इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश के गवर्नमेंट को तो इस तरह से अनफ्रेंडली नहीं जा सकती थी, तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। लेकिन एक बहुत अच्छी खासी जनसंख्या बांग्लादेश से आ गई थी, तो उसने बांग्लादेश गवर्नमेंट को यह राजी करने की कोशिश की कि भाई देखिए आप इन जनसंख्या को ले लीजिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कम से कम उतना को तो लीजिए जो 1971 के बाद आए हैं, 1971 से पहले तो हम देख लेंगे। तो एक उन दोनों के बीच जो 1972 में ट्रीटी हुई थी बांग्लादेश और इंडिया के बीच, उसमें बांग्लादेश की सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि हम अतिरिक्त जनसंख्या को ले लेंगे। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो असम के साथ एकॉर्ड किया उसमें एक उसने तिथि दे दी 1971 के बाद, यानी 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और वापस भेजेंगे, क्योंकि उससे पहले वाले को यह वापस नहीं भेज सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रॉमिस इनके साथ किया नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश वाले को हम वापस भेज देंगे। तय हुआ, ठीक है, तय हो गई, ट्रीटी हो गई, चुनाव हुआ
वहाँ की गवर्नमेंट, हमको याद है कि हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक चीज़ थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई हॉस्टल से कोई स्टूडेंट निकल कर गया था, आंसू का जो ये लीडर था, और वह जाकर चीफ मिनिस्टर हुआ था असम का। बहुत एक्साइटिंग उस समय लग रहा था कि कोई हॉस्टल से कोई लड़का निकल कर गया हो और वो इंडिया के किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो गया हो, उसको काफ़ी सफलता मिली थी। अब उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब आई एम स्पेसिफाइंग, देखिए मतलब असम गवर्नमेंट, किसी पार्टी विशेष का नाम लेना आपको लगेगा कि शायद पक्षपात है, तो इसलिए मैं कांग्रेस गवर्नमेंट का नाम लेके असम गवर्नमेंट का नाम लेता हूं कि इससे पहले जो असम में जो भी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट असम गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ दो चालाकी की। एक उसने किया कि उसने कहा कि देखिए, सिटीजनशिप का जो मामला रहेगा ये हमेशा निपटेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यह राइट असम गवर्नमेंट का नहीं रहेगा कि वह डिटेक्ट करे कि कौन एलियन है और कौन इलीगल माइग्रेंट्स है, और सेंटर करेगा। और उसने एक प्रोविजन ला दिया था 1983 में ही, वो प्रोविजन था IMDT। ये IMDT एक्ट था। ये IMDT क्या था? इसका फुल फॉर्म था इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन फॉर ट्रिब्यूनल। मतलब इसका फुल फॉर्म यह था कि जो इलीगल माइग्रेंट लोग हैं उनको डिटरमाइन करने वाली एक ट्रिब्यूनल, मतलब एक ऐसी ट्रिब्यूनल होगी IMDT जो इलीगल माइग्रेंट्स को डिटरमाइन करेगी। ओके, तो इसको IMDT एक्ट उसने जो लागू किया था वो 1983 में लागू किया था, और असम एकॉर्ड 1985 में हुआ था। इस एकॉर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात के लिए राजी कर ली थी असम गवर्नमेंट को, या आसू को, या असम जिसके साथ एकॉर्ड हुआ था, कि देखिए IMDT ही कार्य करेगी, यानी जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसको खोजने का काम IMDT ही करेगी, और यह राइट IMDT के पास ही होगा। इसके लिए तो उन्होंने राजी कर लिया। अब देखिए, इसमें समस्या ये आ रही थी कि जो IMDT एक्ट आ रहा था, वो IMDT एक्ट में प्रोविजन यह था कि कौन सा व्यक्ति, अब समझना इस बात को, कौन सा व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है और कौन सा व्यक्ति एक जेन्युइन सिटीजन है, इस बात का डिसीजन जो थाना करेगी, थाना ही उसका इंस्पेक्शन करेगी, और उस थाने के अंतर्गत जो लोग हैं वही एक दूसरे पर चार्ज कर सकते हैं कि यह इमिग्रेंट या इलीगल इमिग्रेंट है, और तब थाना इसको सुपरवाइज करेगी। कोई दूसरा थाना का व्यक्ति किसी इस थाने का व्यक्ति दूसरे थाने के व्यक्ति पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते कि इलीगल माइग्रेंट है, और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये प्रोविजन जो ला दिया था, उससे इलीगल माइग्रेंट को बड़ी सेफ्टी मिल रही थी। बड़ी सेफ्टी इसलिए मिल रही थी क्योंकि देखो, अब एक थाने के अंतर्गत तो अधिकतर एक गांव, एक कस्बे, एक नुक्कड़ में रहने वाले जो लोग हैं, आप समझ सकते हो, उनमें एक फेलो फीलिंग की भावना आ जाती है कि भाई कुछ भी है, हमारा पड़ोसी है यार, इतने दिनों से रह रहा है। क्योंकि ये सब आज से तो नहीं रह रहे थे, तो उनके बीच एक फेलो फीलिंग की भावना थी, तो वो कंप्लेन करते ही नहीं थे थाने को। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम को बाई कर रही थी। उसी समय जो चीफ मिनिस्टर असम के हुए, आपने समनंदा सोनोवाल के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने ही एक मुकदमा लाया, एक केस लाया सुप्रीम कोर्ट को, और ये IMDT वाले मुद्दे को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास रखा। ये घटना है 2005 की, 2005 की, जो IMDT से संबंधित मुकदमा लाया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि ये अनजस्ट है, ये इमिग्रेंट जो माइग्रेंट्स है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वो इलीगल माइग्रेंट्स को एक कवर दे रहा है एक्ट, उसको बचा रहा है, उसको खोज नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट तो पूरे दुनिया में जानी जाती है एक्टिविज्म और इंटरवेंशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरवेंशन इसमें किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया कि पूरा राष्ट्र दहल गया। उसने कहा कि देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, ये आउटसाइड इन्वेजन है, ये असम पर बाह्य आक्रमण है, और इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। और पहले उसने IMDT एक्ट को रद्द कर दिया, कहा कि ये एक्ट रद्द होगा, अब नए सिरे से उनकी कोई दूसरा संगठन बने जो उनकी खोज करे। अभी पूरी तरह से NRC का वर्डिक्ट वो नहीं दिया, NRC का वर्डिक्ट 2014 में चल कर दिया, लेकिन उसने IMDT को रद्द कर दिया और राष्ट्र के सामने इस समस्या को लाया कि असम की समस्या को आप हल्के में मत लीजिए, इट इज एन आउटसाइड इन्वेजन, ये बाह्य इन्वेजन है। तो एक यहां तक का अध्याय पूरा हुआ। 2005 में IMDT एक्ट रद्द। अब देखिए, अब अचानक कांग्रेस का डिक्लाइन होने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में BJP का उद्भव हुआ। NDA
सशक्त संस्था के रूप में आई। और जब तब 2014 का इलेक्शन प्रचार शुरू हुआ, तो इलेक्शन प्रचार शुरू हुआ तो जगह जगह उसमें हमारे मोदी जी जो नेता थे वो भी, और पार्टी को और जो उत्साही वर्कर्स थे जहां तहां भाषण देने लगे कि अब असम में रहने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स है अपना बोरिया बिस्तर बांध लें जल्दी, क्योंकि बहुत ही शीघ्र उनका पैकअप होने वाला है इंडिया से। लेकिन साथ साथ जहां तहां यह भी स्पीच देते थे कि जो हिंदू हैं, जो बाहर से रिफ्यूजीज के रूप में आए हैं, वह नहीं डरे। हाँ, एक मैं कड़ी इसमें थोड़ा और भी जोड़ना चाहूंगा आपको, वो बहुत जरूरी है। आप लोग थोड़ा सा, मैं 1 मिनट के लिए पीछे ले चलता हूं, आपको ये ब्रेक नहीं होने दूंगा। जैसे असम एकॉर्ड जो मैंने 1985 में आपको बताया था, याद होगा, तो इस एकॉर्ड के बाद आपका सिटीजनशिप में एक तब्दीली आई है। तो सिटीजनशिप की उस तब्दीली को जानिए, बल्कि एक नहीं 2 तब्दीली आई है। सिटीजनशिप में 2 तब्दीली को आगे बढ़ाने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। एक तब्दीली आपको ये है 1985 में, उसको बोलते हैं उस तब्दीली को कि आर्टिकल, आपका जो आर्टिकल 6 था सिटीजनशिप का, उसमें एक क्लॉज जुड़ा। अब एक क्लॉज जुड़ा तो 2 टर्म आता है, ध्यान रखिएगा। एक मैंने आपको बताया जस सोली, और दूसरा है जस सैंगुनस। जस सैंगुनस, ये 2 टर्म आता है। जस सोली का मतलब होता है जो आपकी मिट्टी से है, और जस सैंगुनस का मतलब है कि वो आपकी मिट्टी से लेकिन डिसेंट से है, मतलब आपके रक्त संबंध से जुड़ा हुआ हो। तो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जस सोली का ही था, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जस सोली पर को ही बल दिया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें कोई फैसला नहीं कर सकी थी, इसलिए मैंने आपको मैटर में यहाँ पर दे दिया है, या आपको यहाँ पर मैंने बनाकर इसलिए दे दिया है कि एक बार आप उसको देख सकें। कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये देखिए, जैसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, या फिर संशोधन सरकार द्वारा, ये मैंने आपको दे दिया है 6A को संशोधन जोड़ा जाना। 1986 में क्या हुआ, जैसे पहले आपका जो संविधान सभा ने जो प्रोविजन लाया था, जो आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक, वो एक थियोरेटिकल था। जैसे आपको याद होगा कि हमारे संविधान सभा ने आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान लाया कि द प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप याद रखिएगा कि अस्पृश्यता के अंत के प्रावधान के बावजूद भी आपने 1955 में एक अस्पृश्यता विरोधी कानून बनाया, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट। उसी प्रकार से संविधान सभा ने जो संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का प्रोविजंस रखा, लेकिन 11th में उसने रखा कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी है इस पर कानून बनाने की, और पार्लियामेंट ने 1955 में कानून लाया था उस पर, और उस सबको उसने एक तरह से शेप दिया था आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का। फिर जब 1985 में जब असम एकॉर्ड हुआ, तो 1986 में फिर 6A जोड़ दिया गया। 6A में क्या था कि अब सिर्फ आप हमारी भूमि पर पैदा हुए हैं तभी सिटीजन नहीं हो सकते हैं। भूमि पर जो पैदा हुआ है वो तभी सिटीजन होगा कि जब उसके मां या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो मां और बाप में से, पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ओनली देन ही कैन बी अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि आप और खास रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं तभी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो धीरे धीरे जस्ट सोली से हम जस्ट सैंगुनस की तरफ गए। अब देखिए 2003 में हमने फिर एक अमेंडमेंट लाया। 1955 के नागरिकता कानून में पहला अमेंडमेंट 1986 में हुआ, फिर दूसरा अमेंडमेंट हमने 2003 में किया। इसमें क्या था कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था, और ग्लोबलाइजेशन के बाद अब सिटीजनशिप की परिकल्पना भी बदल रही थी, क्योंकि अब उसमें उसको डीटेरिटोरियलाइजेशन करना आवश्यक था। अगर मतलब आप इंडिया की भूमि में रहने वाले ही अगर सिटीजन हैं, तब तो फिर आपको सिटीजन का दायरा बहुत सीमित हो रहा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस बाहर में रह रहे थे। हमारे बहुत सारे, जहाँ से हमको बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटांसेस मिल रहा था, हम दुनिया के सबसे बड़े रेमिटांस गेनर्स में थे। तो अगर हम अपने प्रवासी भारतीयों को सम्मान नहीं देते हैं तो फिर तो हमारी इकोनॉमी पिछड़ जाएगी। तो हमको 2003 में सिटीजनशिप के दायरा को बढ़ाना पड़ा और टेरिटरी के बंदिश को हटाना पड़ा। आपने PIO वाले में सुना होगा। तो
OCI NPI, तो ये दो ग्रुप में जो थे वो सबको, खैर उन लोग को भी धीरे धीरे हम सिटीजनशिप में लेने लगे। उसमें डर यह हुआ कि हम जो अब सिटीजनशिप का डिटेरिटोरियलाइजेशन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले या इस तरह के जो हॉस्टाइल कंट्री वाले हैं वो भी उसी पर क्लेम कर दें। तो 2003 में आपका सिटीजनशिप में फिर एक बार जस सैंगुनस की तरफ हम लोग फिर एक स्टेप बढ़ गया। इसमें प्रावधान लाया गया कि वही जो भारत में पैदा होने वाला या भारत से बाहर जो पैदा हुआ है वह भी भारत का नागरिक हो सकता है, अगर उसके माता पिता या उसके दादे परदादे कोई भारत की भूमि पर 1935 के अधिनियम के आधार पर गठित आधारित कानून के आधार पर भारत के नागरिक रहे। लेकिन उसमें एक प्रबंध जोड़ दिया गया कि दोनों, यानी माता पिता या पितामह या ये कह सकते हैं कि जो ग्रैंड मदर है उसमें से कोई भारत के नागरिक रहे हो, लेकिन उनमें से कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। माने इलीगल माइग्रेंट साफ इशारा था पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ। तो धीरे धीरे हम जस्ट सैंगुनस की तरफ बढ़ते गए कि वे किस तरह से इलीगल माइग्रेंट से बचाए। अब इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके बाद को 2005 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया IMDT पर, यह मैं बता चुका हूं। इधर बीजेपी गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि पैकअप आपको होकर जाना पड़ेगा, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बात की भी घोषणा की कि जो हिंदू बाहर से शरणार्थी के रूप में आए उनको सुरक्षा दी जाएगी। तो उस समय पहला दूसरा वाला वादे पर किसी ने गौर नहीं किया, पहले वाले वायदे को लेकर लोग काफी उत्साहित हो गए। अब जब इसकी गवर्नमेंट बनी उसी समय सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा वर्डिक्ट आ गया 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अब बहुत हो गया, गवर्नमेंट का नॉन एक्टिविज्म पर उसने चिंता व्यक्त की और उसने कहा कि अब जरूरत है कि NRC, मतलब आप समझ ही रहे हो कितना फेमस टर्म है, तो NRC का गठन कर, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर भी आपको दे दिया है, यहां पर भी मैंने आपको दे दिया है कि 6A का संशोधन है। फिर मैंने आपको कई प्रकार विभाग से नेशनल रजिस्टर जारी, मतलब 229, तो जैसे आपको NRC बनाने था उसे 2016 के पश्चात लागू करने का आदेश जारी, मतलब कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को बनाने, और उसको 2016 तक कहा कि फाइनलाइज करिए, और जो इमिग्रेंट हैं उनको बाहर भेजिए, इंडिया से पैकअप करवाइए उनको जल्दी, बांग्लादेश गवर्नमेंट से आप बात करिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इंडिया पर डायरेक्ट इन्वेजन है असम पर, उसकी कल्चर, उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। आप इमिग्रेंट्स को तलाशिए, NRC बनाइए, इमिग्रेंट को तलाशिए, पैकअप करके यहां से आप बाहर भेजिए उनको, और बांग्लादेश की सरकार से बात करके उनको सेटलमेंट करवाइए। यही था NRC, फेमस NRC। तो अब देखिए इसमें क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेगा, मैं आप लोगों के कोर्ट में इसको रख दूंगा, एंड यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द ट्रूथ। तो हम आते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से NRC का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पॉन्सर्ड था और गवर्नमेंट ने उसका अपने हाथ में लिया। गवर्नमेंट भी उत्साहित थी, क्योंकि आप तो जानते हो कि गवर्नमेंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी ये घोषणा रही थी। अब जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो देन टेक्निकल क्वेश्चंस जस्ट अराइज इन कोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब ये देखो, इन थियरी इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट कि चलो भाई हमने NRC बनाया, लोगों को डिटेक्ट कर दिया, लेकिन इन प्रैक्टिस हाउ मेनी you can say insurmountable difficulties came to face the, you can say, Indian bureaucracy in this regard। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसको प्रूफ करने का ओनस उसी व्यक्ति पर गया, कि भाई उसी व्यक्ति पर गिराया गया जो कॉमन पीपल हैं, कि आप प्रूफ करिए कि आप इलीगल नहीं। तो भाई लीगल प्रूफ करने का क्या है, तो आप उनको यह दिखाना पड़ेगा कि उनका फादर या ग्रैंडफादर में से कोई जो उनके ब्लड के हों वह इससे पहले वो वोटर लिस्ट में रहे हैं, और एक दूसरा प्रूफ उनको चाहिए जो ये सिद्ध कर रहा हो कि उनके वो पोते हैं या बेटे हैं या परपोते हैं, व्हाटएवर में भी। अब समझ सकते हैं माय स्टूडेंट्स, खासकर जो जहाँ पर एजुकेशन का स्पीड कम है, शिक्षित लोगों भी, हमको याद है जब आधार वगैरह जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और जब इलेक्ट्रॉनिक्स, जब रिकॉर्ड सिटीजन को रखने की बात हुई थी, तो उस समय जो सैम पित्रोदा, जो कि आप जानती हैं कि यहाँ पर C.K को इंट्रोड्यूस करने वाला, इंडिया को डिजिटल एज में लाने वाले
पुरोधा व्यक्तित्व रहे हैं। तो मैंने जहां तक याद है कि मैंने इलस्ट्रेटेड वीकली या किसी जर्नल में उस समय पढ़ा था कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी कंफ्यूज था। और डोंट यू स्पीक ऑफ, मैं अपने ग्रैंडफादर का एज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने फादर की एज की बात करूंगा। ग्रैंडफादर का तो और भी कुछ पता नहीं। फादर के जेनरेशन में मैंने देखा कि लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को काउंट करते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आफ्टर अर्थक्वेक। बिहार का एक फेमस भूकंप आया था 1934 में, तो उस बेसिस पर कि भाई मुझे 1 वर्ष के बाद मेरा बर्थ हुआ है तो 2 वर्षों के बाद मेरा बर्थ हुआ है। तो मतलब दिस इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। कैन यू इमेजिन कि कॉमन पीपल का क्या हासिल होगा, वो कहां से एविडेंस देंगे। देखते देखते पहले 40 लाख इलीगल माइग्रेंट्स खड़े हो गए, फिर धीरे धीरे फिर दोबारा फिर हुआ तो 19 लाख कुछ हजार खड़े पड़े हैं। अब चीख पुकार मची हुई है। जो आप कह सकते हो इलीगल माइग्रेंट्स, उन्होंने पहले से एविडेंस बनवा कर रखा हुआ था, वो उसमें शामिल हो गए सिटीजन में। जो लीगल हैं वो अपनी लीगलिटी को प्रूव करने में अनेबल हैं। तो इतना बड़ा कंफ्यूजन था, इस बात का अनुमान शायद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं रहा होगा कि इतना इसमें ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अब ये कॉम्प्लिकेशंस चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि जो उसमें इलीगल माइग्रेंट्स से पकड़े गए उसमें एक अच्छी खासी संख्या नॉन मुस्लिम्स की थी या हिंदूज की थी, आप कह सकते हो। गवर्नमेंट ने उसी समय उनको एश्योर किया कि भाई जो इस तरह के हिंदू रिफ्यूजीज हैं उनके लिए हम कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इसके बाद फिर 2019 तक कई प्रकार के विवादों के साथ एक नेशनल रजिस्टर जारी तो हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा विवाद शुरू हुआ जब 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पहले लाया गया। उसने देखते देखते एक बार तो खैर जब लाया गया था तो ये पास नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। सेकेंड टाइम 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक नए विवाद को जन्म दिया। इसके अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश, अभी तुम्हारा करंट अफेयर है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जाना होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व, जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जिनका अप्रवर्जन हो चुका है, जिनका माइग्रेशन हो चुका है, उसमें नाम 6 हैं। ग्रुप आपको पता चल जाएगा, हिंदू और सिख 2 काउंट कर लीजिए। उसके बाद जैन एवं बौद्ध काउंट कर लीजिए, और फिर ईसाई और पारसी काउंट करिए। 6 ग्रुप हो गए। अब देखिए, बौद्ध और जैन को भारत में स्थिति यह रही कि हिंदू हैं या नहीं है, ये बड़ा ब्लर्ड पिक्चर रहा है। हाँ ठीक है, इनका लीगल स्टेटस अलग मिल गया। पहले तो सिखिज्म जब ब्रिटिश थे तो सबको 7 काउंट कर देते थे। सिखिज्म पहले 1969 के करीब में सेपरेट हुआ, उसकी आइडेंटिटी हुई। फिर हमें लगता है बुद्धिज्म 1990 में हुआ है, जब बीपी सिंह की सरकार आई है, उस समय का है शायद। और जैना तो और भी मुझे लगता है लेट 2014 वगैरह करीब में सेपरेट हुआ होगा। और अभी लिंगायत भी सेपरेट हुए हैं, परंतु उनका स्टेटस नहीं है, तो खैर उनका वहाँ पर चर्चा नहीं है। तो उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये तो प्रकारांतर से सब एक ही समूह हुए। हाँ, पारसी और ईसाई बड़े अनकॉमन है, पारसी और ईसाई भी इस ग्रुप में शामिल हैं। और इन 6 समूह से जुड़े हुए लोगों के 6 वर्ष के निवास की योग्यता के आधार पर नागरिकता प्रदान किया जाना। कि अगर ये तत्व 6 वर्ष तक भारत में रहे हों तो इनको नागरिकता मिल जाएगी। बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये पीड़ित हैं, आप समझ सकते हो कि विशेषकर जब पाकिस्तान जिन्ना नहीं चाहते थे, परंतु थियोक्रेटिक स्टेट बनता चला गया, रिलीजन उसका बेसिस हो गया। 1986 में, 1986 से पहले भी वहाँ जो गवर्नमेंट रही है वो हिंदुओं के साथ, कह सकते हो गैर मुसलमानों के प्रति जस्ट नहीं रही है। और काफ़ी मतलब लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा है। वहाँ पॉपुलेशन भी एब्रप्टली डिक्लाइन किया है। और यही हाल बांग्लादेश में भी रहा, क्योंकि बांग्लादेश में तो अभी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, शेख हसीना वाजिद। लेकिन जब बेगम खालिदा जिया की जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी, इंडिया के प्रति हॉस्टाइल थी और पॉलिसी भी उसका कुछ ऐसा नहीं था, तो बांग्लादेश में बहुत सारे गैर मुसलमान प्रताड़ित होकर इधर उधर भागे। तो उन सबसे, और अफगानिस्तान में तो सारे जो हैं वो सब उसके ये पड़े, चूँकि तालिबानियों का वहाँ पर राज रहा तो वहाँ भी बहुत लोग पीड़ित हुए। उन सब के प्रति हम सब की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे दुनिया के, वर्ल्ड की सहानुभूति है। लेकिन क्या CAA जस्टिफाइड है या नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों को डिसाइड करना होगा। अब मैं तीनों पक्ष का विचार रख देता हूँ कि CAA जब बनाया गया तो अब वहाँ पर तब एक
अजीब बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर दो बातें की। एक तो उसने कहा कि तभी सरकार की इस प्रकार की घोषणा कि देश के अन्य भागों में भी एनआरसी कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट असम के लिए आया था और गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि एनआरसी भारत के सभी राज्यों में कराया जाएगा। अब उसके लिए उतना रिसोर्सेस कहाँ से आता, क्योंकि असम में इतने टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो भारत के अन्य भागों में क्या आती, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है तो बाद की चीज है, लेकिन सरकार की घोषणा आई। उसी समय सरकार ने सीएए लाई। तो सीएए लाई तो सिग्नल यह गया, हम ये नहीं कहते इंटेंशन क्या था। गवर्नमेंट का भी मैं रुख कहता हूं, मैं गवर्नमेंट के प्रति भी बिल्कुल ही जस्ट हूं और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखूंगा, जो इसको डिनाउंस करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखूंगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखूंगा। एंड बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड। तो अब मुद्दा उसमें यह उभर कर आया कि अगर हिंदू निकाल दिए गए, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों से निकाल दिए गए, पारसी भी निकाल दिए गए, तो कहना यह था कि अब बच कौन गए? बच रहे हैं यहूदी और धर्म में और मुसलमान। तो यहूदी भारत की में इस तरह का यहूदी का तो उन्होंने अपना एसाइलम इजराइल को बनाया हुआ, हालांकि यहाँ भी जस्ट है, क्योंकि आप जब पारसी का नाम दे रहे हो, पारसी के लिए भी तो दूसरे देश हैं, तो पारसी है, क्रिश्चियन के लिए पूरा यूरोप है, तो फिर यहूदी का नाम भी आ जाता तो ठीक ठाक। खैर यहूदी का नाम नहीं रहा, मुसलमान का नाम छोड़ दिया गया है। तो अब क्या क्या तर्क है, ये तीनों पक्ष में रखता हूं। इस पर सरकार का क्या तर्क है, जो उसके क्रिटिक्स है उनका क्या कहना है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का क्या मानना है। बॉल इज इन योर कोर्ट। अब परिस्थितियों का मूल्यांकन, जैसे सरकार ने दो चीज की, वहां दूसरी बात मैं भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। शंका कहां से आई? शंका आई कि एनआरसी असम तक सब सीमित नहीं है, पूरे भारत में रहेगा। और फिर सीएए भी लागू हो गया तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन जो रिफ्यूजीज के होंगे वो 6 वर्ष के, वो अगर उनके लिए 6 वर्ष की योग्यता ही पर्याप्त है, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो आ गए होंगे तो भारत के नागरिक होंगे। उनके लिए 6 वर्ष तक की अर्हता ही, बाकी के लिए 11 वर्ष हो, उनके लिए 6 वर्ष हो, तो ये तय हो गया। और फिर हुआ कि एनआरसी कराया जाएगा और एनआरसी बाकी क्षेत्रों में कराया जाएगा। तो एक सिग्नल यह गया कि इसका मतलब इसमें इन पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाएगा और बाकी जो मुसलमान बचेंगे उनको क्या कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, क्या होगा उनका भविष्य का क्या होगा। इसने एक अनजान फियर पैदा किया। मतलब अकेले सीए से डर नहीं था, एनआरसी और सीए दोनों मिलने से डर था, क्योंकि दोनों को मिलने से उनको लग रहा था कि एक खतरनाक एंगल बन रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रुख है, इसको देखिए। परिस्थितियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन, भिन्न दृष्टिकोण। एनआरसी और सीए के पक्ष में क्या है देखिए। फ्रॉम एमके गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू टू मनमोहन सिंह और रेज द इशू ऑफ जस्टिस टू ऑप्रेस नॉन मुस्लिम्स इन सम नेबरिंग कंट्रीज। हम याद है कि जब सीए लागू हुआ था तो गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा था। गवर्नमेंट ने कहा था ये हम नहीं हैं। उन्होंने कोट किया, पटेल को कोट किया, नेहरू को कोट किया, सबको कोट किया, महात्मा गांधी को कोट किया और मनमोहन सिंह को भी, कि इन सब ने चिंता व्यक्त की जो इन देशों में जो गैर मुसलमान हैं और उनका ध्यान हिंदू पर था, हिंदू काफी पीड़ित हैं, तो उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और हमने तो वही उसी चीज की जस्टिस की जो 1947 से लेकर लगातार मांग उठ रही है, लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा। वैसे लोगों को हमने जस्टिस दी, क्या गुनाह किया? बात सही है, उनका स्टैंड बिल्कुल सही है। दूसरा कि एवरी नेशन रिजर्व अ राइट टू डिटेक्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशंस। एवरी नेशन रिजर्व्स अ राइट टू डिटेक्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स। प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार बनता है कि इस तरह के जो अवैध प्रवासी हैं, जिसने इस तरह लोगों के रोजगार, जीवन और संस्कृति पर हमला किया हुआ, उनसे रक्षा करना अपने नागरिकों, प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है। हम याद है कि इस बात को बड़ा ही खुले शब्दों में सरकार ने रखा था कि यह वेस्टर्न कंट्रीज के, देखिए पश्चिमी देशों में आप जाकर देखिए कितना वीजा रूल्स को टाइट किया हुआ है, किस प्रकार से उधर आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे तो वो एक मैक्सिको के बॉर्डर पर वॉल बनाने की बात ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो जब वो अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए इतनी ज़्यादा पहल कर रहे हैं, तो क्या यह हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने नागरिकों का करें? ये गवर्नमेंट का रुख है। हमने गवर्नमेंट का रुख रखा, अब मैं विरोधी पार्टी का रुख रखता हूं।
एनआरसी और सीएए के विपक्ष में। पहली इस विचार के पक्षधर का मानना है कि देखिए, भारत की स्थिति अन्य पश्चिमी देशों से पृथक, यहां शरणार्थियों की समस्या विभाजन की देन है। भारत की स्थिति अन्य पश्चिमी देशों से अलग है, हम उसे तुलना नहीं कर सकते। पश्चिमी देश आज से कोई 200 वर्ष पहले, कोई 300 वर्ष पहले राष्ट्र बने हैं, कोई 400 वर्ष पहले राष्ट्र बने हैं, एंड दे आर नाउ द सेटल्ड नेशन। उन्होंने नेशनल बाउंड्री को वेस्टफालिया की संधि से ही क्लियर किया हुआ है, बाद में थोड़ा बहुत उठा पटक भी हुआ है, तो सब एक सेटल्ड नेशन के रूप में स्थापित है। अमेरिका और कनाडा तो इतना सेटल्ड है कि दोनों के बीच बॉर्डर तक नहीं है, तो ऑल आर द सेटल्ड नेशंस, तो वहां पर वो समस्या नहीं है। लेकिन हम तो एक तो नेशन ही बने बड़ा एबनॉर्मल ढंग से, क्योंकि एक कॉलोनियल पावर यहां से गया और जिसने हमारे पूरे रीजन के डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन को बदल डाला अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट में, और फिर बांट के गया। जिन्ना के लिए, नेहरू के लिए और पटेल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो सकता है, बट व्हाट अबाउट द पुअर ट्राइबल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड व्हाट अबाउट द पुअर मुस्लिम्स कल्टिवेटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया? उन गरीबों निर्धनों का क्या, कि जो न विभाजन को समझ रहे हैं, न बॉर्डर को समझ रहे हैं, जो एक इंटीग्रेटेड लाइफ जी रहे थे। यही चीज को तो कल्चरल स्टडीज ने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। वो कॉमन पीपल विभाजन को नहीं समझ रहे, उनके लिए विभाजन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमारी नेशनल बाउंड्री बन गई। इतना इंटीग्रेटेड बाउंड्री दोनों की रही कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटना मुश्किल हो गया है। कल्चरल स्टडीज वाले में हमको याद है कि सादा शासन मंटो पर एक मूवी आई है, आप उसको देखें, मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं। मंटू करके एक मूवी है और बहुत अच्छी रही है, 2 वर्ष पहले शायद आई थी। तो उसमें एक कहानी उसने लिया है टोबा टेक सिंह। कितना टचिंग स्टोरी है कि टोबा टेक एक पागल खाना है लाहौर में, उसमें कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान पागल थे। टोबा टेक सिंह उसका असली नाम नहीं, उसके गांव का नाम है, परंतु जो पागल खाने का जो इंचार्ज है उसको बहुत सब मानते हैं और वो बड़ा कह सकते हो पॉपुलर पागल है उस पागल खाने में। तो ही वॉज जस्ट कॉल्ड टोबा टेक सिंह, उसी के नाम पर टोबा टेक सिंह कहा जाता है। तो वो टोबा टेक सिंह को बोलते हैं। तो जब अब क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ तो फिर हुआ पागलों का भी विभाजन हो, भाई मुस्लिम पागल पाकिस्तान जाए, हिंदू पागल हिंदुस्तान आए। तो 2 लॉरी वहां पर रुकी और पागल की छटनी शुरू हो गई। तो टोबा टेक सिंह था, टेक्निकली हिंदू, उसको हिंदुस्तान आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ कि भाग कर गया और जहां नो मैंस लैंड था, न हिंदू और न पाकिस्तान का न हिंदुस्तान का, एक नो मैंस लैंड था, वहीं पर वो जमीन पर पकड़ के जमीन पर सो गया। कहा मैं नहीं जाऊंगा, न मैं हिंदुस्तानी हूं न पाकिस्तानी हूं, मैं टोबा टेक का रहने वाला हूं। और फिर वहीं पर वो रोने लगा, उसको जबरन खींचने का प्रयास किया गया तो वहीं उसका डेथ हो गया, लेकिन वो गया नहीं। तो मैंने ये एक मानसिकता थी जन सामान्य की, उसके लिए विभाजन का कोई मतलब नहीं था। हमने बॉर्डर खींचा और तब हम आज कहते हैं उसको कि भाई ये कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, लेकिन हमारा तो कंट्री ही, नेशन ही एबनॉर्मल है। जो बना ही है वो एक विभाजन जो सबसे बड़ी दुनिया की 10 त्रासदियों में एक है। जनसंख्या का ट्रांसफर, इतना ब्लड पिक्चर है, हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? दूसरा, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के प्रावधान का उल्लंघन, कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मुख्य है जिसको कहते हो इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी की समानता, उसमें एक टर्म को छोड़ देने से वह कहीं ना कहीं उसका कंट्रावेंशन जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आर्टिकल 14 का कंट्रावेंशन हो रहा है। तीसरा है धर्मनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन, कंट्रावेंशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म। हमने पहले भी आर्टिकल 6A को और 7A आदि को 8 को भी टेम्पर्ड किया है। स्वतंत्रता के समय कोई ऐसा नहीं कि अभी CA में हो रहा है, ये बड़ा ही पीछे से ही उस आर्टिकल्स का कहीं ना कहीं टेम्परिंग हुआ और उसमें कहीं ना कहीं धर्म इम्प्लाइड आया। अब खुला धार्मिक पहचान आ रहा है, तो कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन तो नहीं है। इनकी विपक्षी का कहना, ये मैं नहीं बोल रहा, समझ लें, मैं पक्ष रख रहा। CAA की परिधि में यहूदी और मुसलमानों को छोड़ दिया जाना, मुस्लिम भी कोई एकाध समूह नहीं है, मुस्लिम जनसंख्या के अंतर्गत भी अहमदिया जैसे पीड़ित समूह, तो परजिक्यूटेड ग्रुप लाइक अहमदिया अंडर मुस्लिम कम्युनिटी। अब यहां पर मैं एक बात कहता हूं, अब यहूदियों को छोड़ दिया गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन यहूदियों को छोड़ने से गलत सिग्नल तो जाता ही। अगर आप यह तर्क दोगे यहूदियों के लिए इजराइल है, तो क्रिश्चियंस के लिए भी तो यूरोप है। फिर क्रिटिक्स तो यहां तक मानते हैं कि पारसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश
में उतना पीड़ित नहीं है जितना ईरान में है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है और ईरान में जो वहाँ की जो सरकार है वो पारसियों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो आप अगर पारसियों को देना चाहते तो ईरान से देते, या फिर हिंदुओं को या बाकी को दे रहे हैं तो आप केवल इन्हीं 3 कंट्री से क्यों दे रहे हैं? बाकी मुस्लिम कंट्री या बाकी इस तरह के कंट्री वहाँ भी तो पीड़ित हैं। तो एक यह मुद्दा आ रहा है। तो और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि आप केवल धर्म के आधार पर मुसलमानों को काउंट कर रहे हो, लेकिन अब जरा गौर से आप देखो, ना तो हिंदू अपने आप में एकात्म समूह है, क्योंकि हिंदू भी तो आंतरिक रूप से विभाजित है। टेक्निकली तो ट्राइबल्स भी हिंदू हैं, और टेक्निकली जो जिनको अछूत की श्रेणी में जो मतलब रखा गया था वो भी टेक्निकली हिंदू थे, और जो सवर्ण है वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू भी तो आपकी जाति के आधार पर विभाजित है। उसी प्रकार से मुसलमान भी नस्ल के आधार पर विभाजित है। मुसलमान भी कह सकते हो धर्म के आधार पर शिया सुन्नी में विभाजित है। मुसलमान भी कई प्रकार के मतलब क्षेत्रीय पहचान के आधार पर और कह सकते हो भाषाई पहचान के आधार पर विभाजित है। क्या हाल है पाकिस्तान में अहमदिया का, या फिर बांग्लादेश में, या क्या हाल है शिया सुन्नी का विवाद है? बलूचियों का क्या हाल है? पंजाबियों के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है? तो ये मुसलमान भी तो पीड़ित हैं। उन मुसलमानों का क्या जो अपनी ही सरकार के द्वारा पीड़ित होकर बांग्लादेश छोड़कर आए हैं, उनको क्या आप वापस भेजेंगे? फिर उस मगरमच्छ के मुंह में भेजेंगे? कैसे भेजेंगे आप? ये हम नहीं कह रहे, ये उनके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि मुसलमानों की भी आप यूनिफॉर्म इकाई ले रहे हो, कि आप मान कर चल रहे हो कि सारे मुसलमान सुख से छोड़ रहे हैं पाकिस्तान। नहीं, इसमें सबकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है, बांग्लादेश में अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो बात यहाँ ह्यूमनिज्म की आ जाती है कि रिलीजन इस बात को कैसे तय करेगा, ये उनका कहना है। एक उनका कहना है कि पीड़ित तमिल शरणार्थियों को ध्यान में नहीं रखा जाना। 95,000 जो तमिल हैं वह कैंप में रह रहे, 95,000, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके लिए हम अलग प्रावधान लाएंगे, लेकिन आप याद करिए लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही वैसे तमिल जो 1983 के, एक तो लाल बहादुर शास्त्री के समय एक समझौता हुआ था, फिर 83 में जब दंगे हुए तो बहुत सारे तमिल जान बचाकर, फिर जब 2019 में जब वॉर छेड़ा गया तमिल के अगेंस्ट में, जब श्रीलंका की सिंगली सरकार ने, तो बहुत सारे पीड़ित तमिल वहाँ हैं। तो उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं। आगे क्या होना है गॉड नोस। तो ये इनका व्यू है। इसके अलावा मैं एक दो व्यू और भी कहना चाहूँगा। जैसे अभिनव चंद्रचूड़ एक बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 2-4 बहुत रिमार्केबल पॉइंट उठाए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक उन्होंने यह कहा है कि देखिए, आप 31 दिसंबर 2014 को आप बेसिस बना रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो 31 दिसंबर 2014 के बाद ऐसे पीड़ित लोग आए हैं उनको तो आप छोड़ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 कि आप इलीगल माइग्रेंट्स को आप वापस भेजने की बात करते हो, लेकिन जब इलीगल माइग्रेंट्स जो 25 मार्च के बाद आए, जिनको आप वापस भेजना चाहते 25 मार्च 1971, उनका एज अभी क्या होगा? और अपने साथ वो कुछ अबोध बच्चे को लेकर आए होंगे जो अब युवा हैं, या कुछ बच्चे जो यहां पैदा हुए हैं वह युवा हैं। तो उनके माता पिता ने निर्णय लिया था बॉर्डर छोड़ने का, वो इलीगल कैसे हो गए? जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब वो इलीगल कैसे हो गए? और फिर उन बच्चों का क्या जो ऑर्फन्ड है, जिनके माता पिता हैं ही नहीं, उनको कैसे आप तय करेंगे कि किस धर्म से हैं और किस परिस्थिति में आए? उस ऑर्फन्ड चाइल्ड का क्या, जिनका कोई पेरेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। और एक टेक्निकलिटी जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो शायद आप लोग भी शेयर करेंगे, कि बांग्लादेश से हमारा रिलेशनशिप बड़ा फ्रेजाइल है। ठीक है, 1972 में हमने ट्रीटी की, तो उस समय 1972 में शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट रही थी, जो इंडिया का बड़ा फ्रेंडली गवर्नमेंट रही थी। आज उनकी पुत्री कहीं गवर्नमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उसके बाद बीएनपी का गवर्नमेंट आ गया, फिर चीजें बड़ी तेजी से बदल गई। और बांग्लादेश को वैसे ही भारत से कई प्रकार की शिकायतें हैं, जिसमें एक तिस्ता नदी बंटवारा है या है। तो अब यह तय करना है कि बांग्लादेश को हमारी ज्यादा जरूरत है या हमारी बांग्लादेश को ज्यादा जरूरत है। चाइना जो हॉस्टाइल हुआ पड़ा है, जो दिल्ली बॉर्डर पर वॉलिंग कर रहा है, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप मैप पर ही नजर डालिए तो आपको मैप पर वो जगह नजर आएगी। जैसे आपको, जिसको आप कहते हो, ये जो भूटान का एरिया है, ये सिक्किम है, और यही चिकेन नेक है, जिस चिकन नेक से आप ईस्ट में जाते हो। लेकिन अगर इधर से चाइना घेर कर इस चिकेन नेक को बंद कर दिया तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि हम नॉर्थ ईस्ट से कट जाएंगे।
तो नॉर्थ ईस्ट से कटेंगे तो उसके लिए फिर रास्ता, अब हम पहले क्या था कि जब 2009 तक जब वहाँ पर बेगम खालिदा जिया की सरकार थी, जो बीएनपी, वो इंडिया का हॉस्टाइल थी, वो इंडिया से फ्रेंडली नहीं थी। तो उसमें हम लोगों के साथ दिक्कत यह थी कि हम लोग कैसे लिंक हो पाएंगे। तो हम लोगों ने तब तक क्या किया था कि एक नीति सुधारी थी और म्यांमार से हम लोगों ने मित्रता कायम की थी। तो म्यांमार की एक पोर्ट आता है यहाँ, सीटवे उसको बंदरगाह कहते हैं, तो उसमें उसके सहारे हम लोग क्या करते कि हम लोग पहले यहाँ से बंगाल की खाड़ी होकर म्यांमार से घूमकर जा सकते थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल रास्ता है। वो भी डिपेंड करता है कि म्यांमार से हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो या फिर म्यांमार का चीन से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ना हो जाए। और दूसरा, हमारे पास जो सबसे सुगम रास्ता है, तो अब वो रास्ता है कि डायरेक्ट ये जो बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश डायरेक्ट नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है, इंडिया का इतना रीजन है, तो इसको नेपाल से लिंक आप दे दीजिए और भूटान से लिंक अगर आप दे दीजिएगा बांग्लादेश को, तो वो आपको बदले में नॉर्थ ईस्ट से लिंक दिया हुआ है और ये गवर्नमेंट फ्रेंडली है। तो नॉर्थ ईस्ट से हमारा लिंक का दूसरा रास्ता खुला हुआ है। कल को अगर चाइना के वॉर के कारण अगर ब्लॉक हो जाएगा चिकन नेक, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट के साथ लिंक रहेंगे। लेकिन अगर हम बांग्लादेश पर ज़्यादा टर्म्स को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे और बांग्लादेश अगर उस ट्रीटी पर थोड़ा सा अगर वैसिलेट करेगा, तो हो सकता है इसका फ़ायदा फिर अपोजिशन बीएनपी उठाकर और एक उस अपने गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करके और इंडिया के अगेंस्ट में बांग्लादेश में प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। ये मेरा अपना विचार है। तो यह भी मुझे एक खतरनाक की स्थिति लग रही है जो सीए के अगेंस्ट में जा रहा है। लेकिन खैर, अब तक तो मैंने आपको केवल 2 दृष्टिकोण बताया, एक तीसरा दृष्टिकोण भी सुन लीजिए, क्योंकि एक कंटेंडर तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं। जब उन्हें 2014 में यह घोषणा आई थी कि भाई ऐसे जो भी माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, उनको पैकअप करना होगा, दे वर टू मच इंथुजियास्टिक, वो बहुत उत्साहित हुई कि अरे चलो अब मैं उनसे मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब उत्तरी पूर्वी राज्यों का पक्ष में इनको निराशा हुई जब सीएए की घोषणा हुई। अब देखो, इन्हें डर यह है कि भाई आप नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को इनवाइट कर रहे हो, तो अब फ्यूचर में क्या होगा कि इस तरह के जो माइग्रेंट्स होंगे उनका तांता लगा रहेगा और वो सभी नॉर्थ ईस्ट में सेटल होते रहेंगे। ये चिंता केवल असम की नहीं है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी है। इसलिए आप देखोगे सीए की घोषणा के बाद वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं पहले क्लियर कर दूं। इनका एक मानना यह है कि देखिए, ये जो अनइक्वल फेडरल सिस्टम है इंडिया का, असमान संघीय व्यवस्था, उसमें हमारा वेटेज बहुत कम है और नॉर्दर्न स्टेट्स का और बाकी स्टेट्स का वेटेज काफ़ी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वेटेज कम होने की वजह से हमारे हितों की रक्षा नहीं करती सरकार, और बार बार हमारे हित को, उनका इशारा पहले स्वतंत्र भारत की सरकार की तरफ भी है कि जब उधर से माइग्रेशन हो रहा था तो गवर्नमेंट ने नॉर्थ वेस्ट में जब माइग्रेशन को रोका, तो हमारे यहाँ माइग्रेशन को क्यों नहीं रोका। और दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि भाई हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों क्षति होगी। हमारी अर्थव्यवस्था को तो क्षति पहुंचेगी, हमारे रोजगार सिमट जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा कम हो जाएगा, और प्लस हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाएगी। तो उनका कहना है, कई स्टेट्स तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आप इनर परमिट लाइन को लागू करिए। कई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, जैसे मणिपुर ने इस दिशा में आप खुद पहल कर दी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव देने लगी कि हमारे यहाँ माइग्रेशन को रोकने के लिए हम कानून बनाना चाहते कि कोई भी बाहरी आदमी हमारे यहाँ बिना परमिशन के ना आ सके। तो इस प्रकार की जो भावना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा रही है, तो उनका भी अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो माय स्टूडेंट्स, मैंने तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए। बॉल इज इन योर कोर्ट, मैं इसमें न्यूट्रल हूँ। आप यू हैव टू बेटर डिसाइड कि क्या होना चाहिए। हमें एज ए नेशन, मैं आप लोगों को कहूँगा, एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि मैंने एक बहुत ही इस मुद्दे पर एक बड़ा ही गंभीर लेक्चर छोड़ा था अपने इस चैनल पर। वह था कि भारत के विभाजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है भारत में और अधिक चुनौतीपूर्ण रहा भारत का राष्ट्र निर्माण। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने उस लेक्चर के साथ अभी तक जस्टिस नहीं किया है। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप उस लेक्चर को अवश्य देखिए, तब आपको पता चलेगा नेशन बिल्डिंग हमारे यहाँ कितना फ्रेजाइल है। यही नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, कम से कम एक खास समुदाय को ऐसा ना लगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और
तो वो ज़्यादा बेहतर है। यह यहाँ गौर करने वाली बात है कि प्रोटेस्ट यहाँ केवल एक खास समुदाय के लोगों से नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल से वो भी प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं हमें यह नहीं कहना है इन गैर मुसलमानों विशेषकर हिंदुओं को जरूर जस्टिस मिलना चाहिए जो बाकी क्षेत्रों बाकी राज्यों से शरणार्थी के रूप में आए हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन्हें जस्टिस देने में हम दूसरे का जस्टिस डिनाई ना करें। वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच। इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ के हमारा कोई भी स्टेप खिलाफ ना हो, तभी हम हमारा राष्ट्र को जीवित रखने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए हम सभी को ज़्यादा रैशनल स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको देखेंगे और आप अपने मुताबिक से करेंगे कि भाई तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू रखा। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, जो पिछली गवर्नमेंट थी स्वतंत्रता के बाद उसकी अपनी मजबूरी थी, जो अभी जो इनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके अपने वैलिड रीजन्स हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो पीड़ित हो रहे हैं उनके अपने रीजन्स हैं। अब इनके बीच से रास्ता निकालना होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द नेशन बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर दूसरे लेक्चर में आता रहूँगा। थोड़ा मैं मेंस एग्जामिनेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट होने के कारण थोड़ा कभी कभी मैं हो सकता हूँ डिले हो जाऊँ, बट आई विल जस्ट गिव यू द प्रायर इन्फॉर्मेशन कि मैं कब आ रहा हूँ, और मैं जल्द ही आऊँगा किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।